CH21 व्याज। धनुष क्लास में उसके ऊपर कमेंट करने वाले स्टूडेंट से कहता है, तुम मुझे कीचड़ दोगे तो मैं तुम्हें कमल दूंगा। और ये कहकर वो क्लास से निकल जाता है। उसके जाने के बाद स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि धनुष क्या कहकर गया है। सब चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे सोचते हुए एक एक करके वो लोग एक दूसरे की ओर सरप्राइजिंगली धनुष की बात का मतलब ढूंढने के लिए पूछते हैं, क्या कहा है उसने? कहीं उसका मतलब ये तो नहीं कि वो मंथली टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन ला कर दिखाएगा? नहीं, हमने उसे गलत सुन लिया, वो लास्ट पोजीशन ही ले आए, यही उसके लिए काफी है। फर्स्ट पोजीशन तो उसके लिए चांद तोड़कर लाने जैसा है। क्लासरूम के अंदर बस दो लोग ही नहीं बोल रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा टेंशन में भी वो ही दो लोग लग रहे थे, और उनमें से एक था पपी, जो धनुष की हालत देखकर परेशान हो रहा था। हालांकि वो धनुष की कही हुई बात पर खड़े होकर तालियां बजाना चाह रहा था, लेकिन उसे भी धनुष की बात में कहीं कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स धनुष को लेकर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे, और वहीं काफी देर से चुपचाप बैठा पपी अब उनके कमेंट्स टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और गुस्से में क्लास से बाहर आ गया। पपी को डर था कि अगर वो कुछ और देर बैठा तो जरूर किसी न किसी का गुस्से में सर फोड़ देगा। पपी को गुस्से में क्लास से बाहर जाता देख नेहा माथुर बुदबुदाते हुए खुद से ही कहती है, मैंने सुना था जब धनुष का कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसके दिमाग में सीरियस इंजरी हुई थी और उसे लोगों के नाम तक याद करने में प्रॉब्लम होती थी। न्यू थिंग्स लर्न करने की बात तो दूर की है, उसे पुराना भी कुछ याद नहीं था। और जब धनुष सेक्शन ए में ट्रांसफर होकर आया था तब उसकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। मंथली टेस्ट का दूसरा दिन आ चुका है। धनुष एग्जामिनेशन हॉल में बेसिक लैंग्वेज टेस्ट के दिन जो हुआ था उसकी वजह से उदास है। कंप्रेहेंसिव टेस्ट में जहां सभी स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर पढ़कर अपना सर खुजा रहे थे, वहीं धनुष कुछ ही देर में अपनी सीट से खड़ा हुआ और पेपर छोड़कर बाहर आ गया। उसके बाद दोपहर को इंग्लिश का टेस्ट था, जिसमें धनुष ने केवल आधा घंटा ही एग्जामिनेशन हॉल में बिताया था और उस आधे घंटे में लिसनिंग टाइम भी इन्वॉल्व था, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए थे। स्टार सिटी हाई स्कूल का एजुकेशन स्ट्रक्चर बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट था। वहां स्टूडेंट्स को वीकली कोई हॉलिडे नहीं मिलता था, बस मंथ के एंड में 2 या 3 दिनों के लिए वो घर जा सकते थे, जिसे स्कूल में मंथली लीव कहा जाता था। मंथली टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स के पास कुछ देर का ही रेस्ट टाइम होता था। धनुष मंथली टेस्ट के खत्म होने के बाद बाकी स्टूडेंट्स की तरह स्कूल में नहीं रुका था। जहां उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, वहीं धनुष उनके साथ रुककर पढ़ाई करने या लाइब्रेरी जाने की बजाय वो नदी किनारे घूमने निकल जाता था। जहां घंटों बैठकर धनुष अपनी मां का इंतजार करता था, क्योंकि उसकी मां उसके लिए वहां पर घर से बना खाना लेकर आती थी। स्टार सिटी हाई स्कूल में एडमिशन लेने से पहले धनुष अपनी मां के साथ गांव में रहता था। जब उसका एडमिशन स्टार सिटी हाई स्कूल में हुआ था तब पहली बार धनुष गांव से निकलकर शहर में रहने के लिए आया था। धनुष की मां आरती भी उसकी केयर करने के लिए सिटी में रहने के लिए आ गई थी। आरती एक गांव की औरत थी, इस वजह से उसके लिए खेतों में काम करना तो आसान था, मगर सिटी में आने के बाद तो उसे कोई ऐसा काम नहीं मिल सकता, इसलिए पहले 2-3 साल तक सिटी में आने के बाद धनुष और उसकी मां आरती को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। आरती को छोटी छोटी दुकानों या घरों में सफाई का काम कर करके अपना और धनुष का खर्चा उठाना पड़ता था, और एक औरत होने की वजह से कई बार ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ता था जो उसके काम से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन आरती को वो सब कुछ धनुष को अच्छी एजुकेशन देने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास सिटी छोड़कर जाने का ऑप्शन ही नहीं था। आरती मेहनत करती रही और कुछ समय बाद उसने छोटे छोटे काम करके ही कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया था, और फिर आरती ने एक सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए ताकि वो कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। आरती ने उन पैसों से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और उसी के साथ एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था। जब धनुष स्कूल से घर लौटा तो वो घर में घुसते ही हमेशा की तरह चिल्लाया, माँ मैं आ गया। आहूं। लेकिन उस दिन उसकी माँ ने पलटकर उसे जवाब ही नहीं दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही धनुष घर पहुंचकर आवाज देता था तो उसकी माँ आरती पास में ही अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर आ जाती थी। लेकिन आज 2-3 बार आवाज देने के बाद भी आरती ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए धनुष ने स्कूल बैग को घर में बेड पर ही रखा और रेस्टोरेंट की ओर जाने लगा। रेस्टोरेंट के बाहर जाकर धनुष देखता है कि उनके रेस्टोरेंट के बाहर आसपास की दुकान वालों ने भीड़ लगाई हुई है, और जब धनुष वहां पहुंचा तो वो लोग धनुष को देखकर सिंपैथी दिखाने का दिखावा करने लगे। धनुष ने उन लोगों से पूछा, क्या रेस्टोरेंट में कुछ हुआ है क्या? लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले। धनुष को रेस्टोरेंट के अंदर से बहुत धीमी धीमी कुछ सामान टूटने की आवाज आ रही थी। धनुष डरते हुए अंदर की ओर भागता चला गया, और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था सामान टूटने की आवाज तेज होती चली गई। जब धनुष रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था, और उसमें से ज्यादातर तो टूट भी चुका था। चारों ओर कांच के टुकड़े और प्लेट्स के टूटे हुए पार्ट्स पैरों में चुभ रहे थे। रेस्टोरेंट की दीवारों पर खाने का सामान फेंकने से तरह तरह के डिजाइन बन चुके थे। धनुष को रेस्टोरेंट की ये हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किचन के अंदर से कुछ और सामान टूटने और अपनी मां के चिल्लाने की आवाज आई तो वो किचन की ओर भागा। मां की चीख सुनते ही धनुष गुस्से में टूटी प्लेट्स और कांच की परवाह किए बिना उनके ऊपर ही भागता हुआ किचन में पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने देखा कि एक आदमी किचन का सामान उठाकर नीचे फेंक रहा है, और उसकी मां आरती उस आदमी के हाथ जोड़कर उससे सामान ना तोड़ने की रिक्वेस्ट किए जा रही है। कालू सेठ, बस अब और सामान मत तोड़ो, अगर तुमने किचन का सामान भी तोड़ दिया तो मैं अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाऊंगी? आरती रोए जा रही थी और कालू सेठ के हाथों को सामान फेंकने से रोक भी रही थी। कालू सेठ बिना रुके किचन का सामान जमीन पर फेंकते हुए आरती से कहता है, अब तुझे दया की भीख कैसे मांगी जाती है ये समझ आ जाएगा, पर तू बहुत लेट हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों को जब पैसे चाहिए होते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हैं, और जब पैसे वापस करने का टाइम आता है तो अभी टाइम नहीं है।
कालू सेठ एक अलमारी का सामान नीचे फेंक फेंक कर थोड़ चुका था। अब वो दूसरे सामान की ओर बढ़ रहा था। बीच में रुककर वो फिर आरती के बाल पकड़ कर बोला, मैंने तुझे बोला था मेरे पैसे टाइम पर दे दियो, वरना मेरा असली रूप देखेगी तू। पर तुझे लगा कालू सेठ कोई राह चलता सब्जी भाजी वाला है जो तेरी ये गोरी सूरत देखकर फिसल जाएगा और अपने पैसे भूल जाएगा। लेकिन आज मैं तुझे ऐसी सीख देकर जाऊंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कालू सेठ ने आरती को बालों से पकड़ा हुआ था और फिर अचानक से उसने आरती को फर्श की ओर धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। आरती के गिरते ही कालू सेठ ने वहां पीछे रखे स्टीमर में बहुत जोर से लात मारकर उसे गिरा दिया। स्टीमर के गिरते ही उसके अंदर रखा गर्म पानी फर्श पर फैल गया। गर्म पानी आरती की ओर बढ़ ही रहा था कि धनुष दौड़ता हुआ आरती के पास पहुंचा और उसे उठाने लगा। माँ उठो जल्दी, पानी बहुत गर्म है, तुम जल जाओगी। आरती ने जैसे ही धनुष को देखा वो उससे कहती है, धनुष तू आ गया बेटा, तुझे तो भूख लगी होगी ना, तू चल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर देती हूँ। आरती रोते रोते धनुष से खाने के लिए पूछती है। वो एक हाथ से अपनी साड़ी संभाल रही है और दूसरे से अपने आंसू पोंछ रही है ताकि धनुष अपनी माँ को इस हालत में देखकर कालू सेठ से लड़ने न लग जाए। पर जैसे ही आरती अपनी जगह पर खड़ी होती है वो देखती है कि रेस्टोरेंट का लगभग सारा सामान टूट चुका है। आरती की अपने रेस्टोरेंट की ऐसी हालत देखकर चीख निकल जाती है क्योंकि एक वही उसके कमाने का सोर्स था जिससे वो घर और धनुष की पढ़ाई का खर्चा जैसे तैसे करके चला रही थी। और उसमें आधे से ज्यादा सामान तो आरती ने लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर इकट्ठा किया था। कालू सेठ के साथ आए गुंडों ने रेस्टोरेंट का सारा सामान तोड़ दिया था। आरती अब धनुष के लिए ऑमलेट तक नहीं बना सकती थी। आरती को सामान टूटने का शायद इतना दुख नहीं हो रहा था जितना कि धनुष को अपनी माँ के आंसू देखकर हो रहा था। दुनिया कुछ भी क्यों ना बोले मगर धनुष जानता था कि उसकी माँ एक एक रुपया बचा बचा कर ये सामान खरीदती थी। उसे खुद याद नहीं कि उसने अपने लिए लास्ट टाइम साड़ी कब खरीदी थी और खरीदती भी कैसी। रेस्टोरेंट की ज्यादातर कमाई तो धनुष के स्कूल और किताबों में ही चली जाती थी। धनुष अच्छी तरह जानता था कि आरती एक केवल एक माँ नहीं बल्कि एक बाप का भी रोल प्ले कर रही थी। वो धनुष की छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखती थी। पिछले करीब 10 सालों से आरती ने रात दिन एक किया हुआ था। वो रात को ही रेस्टोरेंट की बहुत सारी चीजें तैयार कर लेती थी ताकि सुबह उठकर उसके रेस्टोरेंट से कोई भी कस्टमर खाली ना चला जाए। धनुष जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए आसमान तक की ऊंचाई जितनी मेहनत की हुई है जितनी शायद उसके पिता जिंदा होते तो वो भी ना कर पाते। लेकिन धनुष ये भूल ही गया था कि उसके लिए उसकी माँ बेशक कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो लेकिन असलियत में तो वो एक बेचारी हेल्पलेस अकेली औरत है। एक विधवा औरत शहर के हर मर्द की जुबान पर होती है। धनुष जब भी ये सोचता था कि उसकी माँ पिछले कितने सालों से लोगों की नजरों का शिकार बन रही है तो उसका दिल दर्द से चिल्ला उठता था। अपनी माँ को ऐसे तड़प तड़प कर रोता देख धनुष खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो आरती को गले से चिपका कर कहता है, माँ मैं भूखा नहीं हूँ, हम शाम को खा लेंगे, तुम मेरी चिंता मत करो। ये कहते कहते धनुष और आरती दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगते हैं। कालू सेठ दोनों माँ बेटे की बातों को सुनते ही गुस्से में चिल्लाता है, घर जाओगे, घर जाना है तुम दोनों को। अगर आज मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों इस दरवाजे से बाहर पैर भी नहीं रखोगे और अगर तुम दोनों में से किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की ना, इस प्लेट की तरह तुम्हारी हड्डियां भी ऐसे ही टूटकर यहाँ बिखरी हुई मिलेंगी। कालू सेठ दरवाजे की ओर इशारा करता है और नीचे पड़ी एक प्लेट को लात मारते हुए कहता है। जैसे ही आरती कालू सेठ के धमकी भर वर्ड सुनाती है वो डर के मारे कांपने लगती है और उससे कहती है, कालू भाई इस मामले में मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसे यहाँ से जाने दो, ये बच्चा है और इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आरती रोते हुए कालू सेठ से आगे कहती है, कालू भाई आप मुझे बस एक दिन और दे दो, मैं कल तक तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। कालू सेठ आरती की बात सुनकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अच्छा ये तो तेरा बड़ा एहसान होगा मुझे पर कल तो तू मुझे आज से 2 गुने पैसे देगी, क्योंकि आज तो मैं आधी रकम लेने आया था तुझसे, कल तो मुझे तेरे से अपनी पूरी रकम चाहिए ब्याज के साथ। तभी धनुष खड़ा हो जाता है और कालू सेठ से कहता है, मुझे अच्छी तरह याद है माँ ने तुमसे 5% ब्याज पर पैसे लिए थे, तो फिर वो अचानक से 10% कैसे हो गए। धनुष ने अपनी माँ को अपने पीछे छुपाकर कालू सेठ के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। कालू सेठ ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी पब्लिक में से अब तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो कालू सेठ को अंदर आकर रोक सके। कालू सेठ गुस्से से कांप रहा था क्योंकि आज तक किसी ने उससे उधार में ली गई रकम पर लगने वाले ब्याज के बारे में ऐसे नहीं पूछा था। कालू सेठ का मुंह खुला था और आंखें जैसे किसी भी वक्त फटकर बाहर निकल जाएंगी। कालू सेठ को ऐसे भोंचाक्का सा खड़ा देखकर पीछे से उसके साथ आए गुंडों में से एक आदमी बोलता है, क्यों बेसाले 1.5 फुटिया, अब तो हमें सिखाएगा कि हमें अपनी रकम पर ब्याज कब बढ़ाना है और कब घटाना है। क्या कालू सेठ धनुष को उससे सवाल पूछने पर ऐसे ही छोड़ देगा? क्या होगा जब धनुष के एग्जाम का रिजल्ट उसकी माँ को पता चलेगा? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH22 हरजाना। कालू सेठ के पीछे खड़ा उसका गुर्गा कालू सेठ को भूचक्का सा खड़ा देखकर धनुष के ऊपर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। वो धनुष के पास आकर धनुष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। धनुष को वो भालू जैसी शक्ल का आदमी दिखाई देता है जो उसे कभी भी जोर से एक चांटा मारने ही वाला है। धनुष देखता है कि उस भालू का हाथ उससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूरी पर रह गया है, पर तभी नीचे से एक कांच का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और उस गुंडे की कलाई में गिर जाता है। उसकी कलाई से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। उस भालू जैसी शक्ल के आदमी ने ये सोचा भी नहीं था कि वो तैश में अपनी अकड़ दिखाने के लिए आगे बढ़ेगा और उसकी खुद की कलाई से इस तरह से खून बहने लगेगा। दर्द में वो तड़पता हुआ चिल्लाकर अपनी जगह से पीछे हटता हुआ करीब 5 कदम पीछे चला जाता है और फर्श पर लेटकर चिल्लाने लगता है।
भालू धनुष को मारने के लिए आगे तो बढ़ा था, पर कुछ ही पलों में वो तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था। वहां खड़े बाकी गुंडे ये देखकर शॉक हो गए थे। उनमें से किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये कैसे हो गया। धनुष को उसकी क्लास के स्टूडेंट्स रोज गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, लेकिन उनके ऊपर धनुष को कभी गुस्सा नहीं आया, यहाँ तक कि वो तो पपी को भी लड़ाई करने से रोकता रहता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि धनुष कोई बुजदिल लड़का है या वो क्लास में किसी और बात से डरता है, बल्कि वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स बस उसे टीज करने के लिए ऐसे कमेंट्स करते हैं। वो उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ उसकी माँ को इन लोगों ने रुलाया था, जिसे देखकर धनुष की नसों में बहता खून इतना उबल रहा था कि कभी भी फटकर बाहर निकल आए। उन लोगों ने धनुष की माँ को सबके सामने बेइज्जत किया था, और धनुष की माँ तो उसके लिए जैसे उसकी दुखती नस हो वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए जब धनुष ने रेस्टोरेंट में एंट्री करते वक्त उन लोगों को वहां का सामान तोड़ते हुए देखता था, तभी धनुष ने उन लोगों की कुंडली लिख डाली थी। धनुष देख रहा था कि बाकी के गुंडे उसके ऊपर कभी भी झपट सकते हैं, इसलिए वो उस भालू जैसी शक्ल के आदमी के पास गया और बहुत जोर से उसके घुटने में लात मार दी। धनुष ने इतनी जोर से उसे लात मारी थी कि वो हाथ पकड़कर तड़पता हुआ अपना घुटना पकड़ने के लिए जैसे ही जमीन से थोड़ा ऊपर उठा, धनुष ने उसके मुंह पर बहुत तेजी से एक पंच दे मारा। पंच पड़ते ही भालू बिलबिलाता हुआ फिर से पीछे गिर गया। अब उस भालू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ को पकड़े या घुटना या फिर मुंह से बहता हुआ खून रोके। तभी धनुष ने अपना पैर उठाया और उस भालू के मुंह पर रख दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि कालू सेठ और उसके गुंडों को लग रहा था कि धनुष के अंदर किसी भूत की आत्मा आ गई है। उन्होंने ऐसा होते पहली बार देखा था कि एक दुबला पतला स्कूल जाने वाला लड़का अपने से लगभग 4 गुने आदमी को जमीन पर लिटा लिटाकर भी मार सकता है। लेकिन कुछ ही देर में वो गुंडे समझ गए थे कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ ना किया तो धनुष उनके साथी को मार ही देगा, क्योंकि उनके साथी की कलाई से पहले ही काफी खून बह चुका था। उनमें से एक गुंडे ने धनुष से कहा, साले 1.5 फुटिया, तेरी इतनी हिम्मत, जल्दी से हमारे भाई के ऊपर से पैर हटा ले वरना आज तेरी टांग यहीं काट दूंगा। वो लोग धनुष की ओर आगे बढ़े, पर कालू सेठ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो तो अभी तक अपने खुले मुंह के साथ फटी हुई आंखों से धनुष की ओर देखे जा रहा था। कालू सेठ उस एरिया में लगभग पिछले 20 सालों से रह रहा था। वहां का बच्चा बच्चा उसे जानता था, और उस रेस्टोरेंट को ओपन हुए अभी बस 6 मंथ्स ही हुए थे। कालू सेठ ने आरती को एक गांव से आई हुई औरत समझकर पैसे दिए थे। उसने देखा था कि आरती एक विडो जिसका एक टींगा बेटा है, और रेस्टोरेंट खोलने से पहले आरती ने बहुत मेहनत से वहां सारी सफाई से लेकर वहां पड़ा सारा कूड़ा कचरा बिना किसी की मदद से हटाया था, और आरती खुद ही मार्केट जाकर सामान खरीद कर लाती थी। कालू सेठ को आरती बहुत सीधी, दबी हुई लेकिन मेहनती औरत नजर आती थी। लगभग 1 महीने पहले एक आदमी कालू सेठ को ढूंढता हुआ आया और उसे 1 लाख रुपए देकर आरती और धनुष को परेशान करने के लिए बोला। हालांकि आरती की गरीबी देखकर कालू सेठ को उससे सिंपैथी जरूर थी, लेकिन वो उसकी कोई सगी तो थी नहीं, और वैसे भी अगर कालू सेठ को कोई 1 लाख रुपए देगा तो वो पैसों के लिए इतना लालची है कि उसे पैसों और आरती के बीच में से पैसों को ही चुनना था। कालू सेठ मन ही मन सोच रहा है, ये लड़का तो पागल था, लेकिन ये ऐसे मेरे इतने हटे कट्टे आदमियों को कैसे मार सकता है। उस अननोन आदमी के कहने पर कालू सेठ जो करने आया था वो सारा खेल उल्टा पड़ चुका था। दरअसल रेस्टोरेंट को बर्बाद करना तो एक बहाना था, असलियत में तो आरती को बेइज्जत करना था और उन दोनों माँ बेटे को वहां से बाहर निकालना था। लेकिन धनुष ने जो करिश्मा वहां करके दिखाया था उससे कालू सेठ समझ गया था कि वो 1 लाख की सुपारी उसे धनुष के लिए ही दी गई थी। कालू सेठ कहता है, हम यहाँ 7 हटे कट्टे लोग हैं और ये एक छोटा सा स्कूल बॉय, और फिर भी इसने हम लोगों से लड़ाई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, उल्टा वो मेरे लोगों को मार रहा है। कालू सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वो अपनी गर्दन को झटका देता है और उसकी नजर आरती पर पड़ती है। इससे पहले कभी भी कालू सेठ ने आरती को इतने ध्यान से नहीं देखा था। उसे एक नजर में आरती को देखकर दया आ गई, और जैसे जैसे वो और ध्यान से आरती की बॉडी को देखता गया, कालू सेठ को आरती की खूबसूरती से नजरें हटाना मुश्किल होता चला गया। आरती उसे अपने आसपास की सारी औरतों से खूबसूरत लग रही थी, जिसने एक पल के लिए कालू सेठ के दिमाग को चकरा दिया था। कालू सेठ आरती को देखकर सोच रहा था कि अगर आरती उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती तो वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, लेकिन पिछले 1 महीने से आरती उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। आरती सचमुच एक जिद्दी औरत थी। कालू सेठ आरती को देखकर इम्पेशेंट हो रहा था। कालू सेठ और उसके साथ आए बाकी के 6 लोगों में से एक को तो धनुष पहले ही जमीन पर बिछा चुका था, और अब बारी थी बाकी के 5 गुंडों की जो धनुष को मारने के लिए अपनी जगह छोड़ चुके थे। लेकिन धनुष भी शायद उनका ही इंतजार कर रहा था। धनुष उन्हें देखकर एक कदम भी पीछे हटने की बजाय और एक्साइटेडली वो उनका वेट कर रहा था। धनुष ने उन गुंडों को अपनी ओर आता देख अपना पैर घुमाया और उसके पैरों के नीचे पड़ा। भालू उड़ता हुआ अपने 3 साथियों के ऊपर लैंड हो गया। उनमें से एक जो धनुष के काफी नजदीक पहुंच चुका था, वो धनुष की एक किक में ही फर्श पर पड़े बॉइलिंग वाटर में गिरा, और गिरते ही पानी बहुत गर्म होने की वजह से उसकी सारी बैक जलने लगी, जिससे वो फर्श पर पड़ा पड़ा कालू सेठ का नाम ले लेकर तड़प रहा था। एक गुंडा धनुष के चेहरे पर अपना मुक्का रखने ही वाला था कि धनुष ने अपने लेफ्ट हैंड की सिर्फ 2 उंगलियों से उसके मुक्के को एक नई दिशा देकर हवा में घुमा दिया था। उन पांचों को भी फर्श पर लिटाने के बाद धनुष कॉन्फिडेंटली कालू सेठ की ओर देखता है और उससे कहता है, कालू सेठ, मुझे लगता है तुम्हारे पास और आदमी नहीं है, तो आज का काम तुम खत्म समझो, मगर ये जो रेस्टोरेंट के सामान का नुकसान हुआ है उसके लिए तुम्हें अभी यहीं रुकना पड़ेगा। ये सब तुम्हें आज ही भरकर जाना पड़ेगा। कालू सेठ का पहले से ही खुला मुंह धनुष के मुंह से वो बात सुनकर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका था। कालू सेठ धनुष की बात सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मान गया तुझे, मेरे से हर जाना लेने की भी हिम्मत है तुझमें हूँ। मुझे लगता है तुझमें सचमुच ही कोई भूत घुस आया है।
कालू सेठ धनुष की फाइटिंग स्किल देखकर नो डाउट सरप्राइज तो जरूर था, लेकिन उसे धनुष से डर अभी तक नहीं लग रहा था। कालू सेठ को तो वो सब काफी फैसिनेटिंग लग रहा था। कालू सेठ आगे धनुष से कहता है, मैंने अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट का सामान तोड़ा है तो तूने भी तो मेरे आदमियों को मारा है, तो फिर हिसाब बराबर हुआ ना? या फिर तुझे लगता है कि तेरे रेस्टोरेंट का सामान मेरे आदमियों से भी ज्यादा कीमती है? बोलते बोलते कालू सेठ धनुष के नजदीक आता जा रहा था। तभी कालू सेठ को आरती की आवाज सुनाई देती है और वो आरती को देखता है। आरती कालू सेठ की ओर हाथ जोड़कर कहती है, कालू भाई, ये तो छोटा बच्चा है, इसमें बात करने की भी अक्ल नहीं है। मैं इस सब के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। आरती ने कालू की गुस्से में भरी आंखें और उसके धनुष की ओर बढ़ते कदम देखकर धनुष को अपनी ओर खींचकर उसे अपने पीछे छुपा लिया था। कालू सेठ आरती की बात सुनकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है, बच्चा? ये बच्चा है? मेरे आदमियों को जानवरों की तरह पीटकर इसने जमीन पर लेटा दिया है, और तू कह रही है ये तो छोटा बच्चा है? वाह! ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? कालू सेठ आगे बढ़ता हुआ आरती के काफी नजदीक पहुंच चुका था और वो आरती को धक्का देकर साइड करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि कालू सेठ आरती को टच कर पाता, धनुष उसकी ये मंशा समझ चुका था। इसलिए उसने आरती के पीछे से निकलकर उसके आगे आकर खड़ा हो गया और अपनी माँ आरती से कहा, माँ तुम पीछे हट जाओ, इससे मुझे बात करने दो। ये कहते हुए धनुष ने आरती के हाथ की एक ऐसी नस दबा दी जिसके दबाते ही आरती बेहोश होकर सो गई। वो एक ऐसी नस थी जिसे दबाते ही किसी भी इंसान को गहरी नींद आ जाती है, और आरती तो वैसे भी पिछले 1 महीने से पैसों के अरेंजमेंट को लेकर इतना परेशान थी, इसलिए धनुष के हल्के से प्रेशर से ही आरती एकदम से सो गई। कालू सेठ ने जब धनुष को ये करते देखा कि उसने एक हाथ में कुछ दबाया और आरती को सुला दिया, तो वो पहले से भी ज्यादा शॉक हो गया। कालू सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि आज ये हो क्या रहा है। पहले तो धनुष ने अकेले ही उसके सारे आदमियों की पिटाई कर दी थी और अब उसने अपनी माँ को एकदम से कैसे सुला दिया। कालू सेठ को पहले तो धनुष के अंदर कोई आत्मा दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसे कोई जादू भी आता है। कालू सेठ के होंठों की हंसी एकदम गायब हो चुकी थी। तभी धनुष फिर से कालू सेठ से कहता है, कालू सेठ मेरी माँ थक कर सो गई है, तो फिर सामान के टूटने के हर्जाने की बात कर ली जाए। उद्धरण चिन्ह। कालू सेठ शॉकिंगली चिल्ला पड़ता है, हर्जाना। कालू सेठ धनुष से घबरा रहा था। उसने देखा था कि धनुष केवल एक टच से ही दूसरे आदमी को सुला सकता है। उसे लगा कि अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो रेस्टोरेंट के टूटे हुए सामान का जो पैसा धनुष मांग रहा है वो चुका कर आराम से निकला जा सकता है। धनुष कालू सेठ को डरा देखकर समझ जाता है और फिर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर उंगलियां घुमाता हुआ उससे कहता है, तुम बताओ कितने पैसे दोगे, और अगर मुझे लगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला ही दूंगा। कालू सेठ धनुष से डर जरूर रहा था, लेकिन आखिर था तो वो भी एक डॉन ही, इसलिए जब धनुष का ऐसा एटीट्यूड उसने देखा तो वो अचानक से उससे कह उठा, तुम। फिर कुछ देर रुककर गुस्से में कालू सेठ धनुष को घूरने लगता है और फिर कहता है, बच्चे लगता है ये 2-4 फाइटिंग की किक सीख कर तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि तू किससे बात कर रहा है। मुझे अभी शायद तू अच्छे से जानता ही नहीं है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं अंडरवर्ल्ड में रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि तुझे माफ कर दूं क्योंकि तू है तो एक छोटा बच्चा ही, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुझे तमीज सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कहते ही कालू सेठ अपने जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है। क्या कालू सेठ धनुष के ऊपर चाकू से हमला करेगा, या फिर धनुष कालू सेठ से अपने सामान का पैसा वसूल लेगा? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH-23 योद्धा। कालू सेठ के हाथ में चाकू चांदी की तरह चमकता हुआ डांस कर रहा था। कालू सेठ सीटी बजाता हुआ और हाथ में चाकू लहराता हुआ धनुष की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, जैसे धनुष की बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि अब बाजी कालू सेठ के हाथ में थी। कालू सेठ को चाकू यूज करना अच्छे से आता था। चाकू उसका फेवरेट वेपन था जो उसके पास हमेशा रहता था। पिछले 20 सालों से कालू सेठ चाकू का ही यूज करता था लोगों को डराने धमकाने के लिए, और इसलिए कालू सेठ के हाथों में एक नॉर्मल चाकू भी बहुत डेडली वेपन लग रहा था। कालू सेठ हाथ में चाकू घुमाता हुआ अब धनुष के काफी नजदीक आ चुका था और अचानक से ही कालू सेठ ने अपने नीचे के होंठ को अपने दांतों से दबाते हुए धनुष की ओर वो चाकू घुमा दिया था। पहले बार से तो धनुष ने खुद को बड़ी तेजी से नीचे झुककर बचा लिया था, लेकिन उसके पास कालू सेठ के चाकू से बचने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। वो तो पहले से ही पीछे की दीवार से काफी कम दूरी पर था। चाकू से बचने के लिए पीछे हटता हुआ धनुष सिर्फ 2-4 कदमों में ही किचन की दीवार से चिपक गया था, और ये देखकर कालू सेठ बहुत जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो धनुष से बोला, क्यों बे छोटू, अब कन्हा उड़ेगा। कालू सेठ समझ चुका था कि अब ये खेल बस कुछ ही देर का रह गया है, क्योंकि धनुष के पास अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दिखाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। धनुष को बेबस देखकर कालू सेठ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लोंडे, मुझे लगता था कि जैसा लोग तेरे बारे में बोलते थे तू इतना पागल नहीं है। मुझे हमेशा से ही तू बिल्कुल नॉर्मल लड़का लगता था, लेकिन तू तो सचमुच ही बहुत जिद्दी लोंडा है। फिर तू अपनी माँ को समझाता क्यों नहीं है मेरे साथ रहने के लिए? अभी उम्र ही क्या है तेरी माँ की, जवान है, खूबसूरत है। देख, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरा और तेरी माँ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालू सेठ ने देखा कि धनुष उसकी बात सुनकर भी बिल्कुल चुपचाप उसे घूरे जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। ये देखकर वो आगे धनुष से कहता है, कैसा लगा मेरा ऑफर? धनुष कालू सेठ के मुंह से अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर गुस्से से तड़प उठा था। वो बहुत ही दबी हुई आवाज में कालू सेठ से बोला, कालू, तू शक्ल का ही नहीं दिल का भी काला है, और अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते ही धनुष ने अपने पैर को एक चक्र की तरह घुमाया और वो ही भालू जैसा दिखने वाला गुंडा जिसने सबसे पहले धनुष पर अटैक करने की कोशिश की थी, वो उड़ता हुआ कालू सेठ पर लैंड हो गया।
कालू सेठ चाहता तो खुद को भालू से बचा सकता था, लेकिन उसके पास इतना समय ही नहीं था और फिर कालू ने अपने हाथ में लिया हुआ चाकू फेंककर भालू को पकड़ना जरूरी भी नहीं समझा। कालू को लगा कि भालू जैसा भरी भरकम आदमी इतनी तेजी से उसके ऊपर नहीं गिरेगा, लेकिन उसने अभी तक धनुष की पावर को समझा नहीं था। कालू सेठ का गुंडा भालू उसके ऊपर बहुत तेजी से गिरा। कालू ने उसे पकड़कर खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इतनी तेजी से उड़ता हुआ आया था कि कालू संभाल ही नहीं सका और वो दोनों तेजी से उड़ते हुए पीछे की दीवार से टकरा गए। कुछ हड्डियां कालू सेठ की तो कुछ हड्डियां भालू की थी, मगर आवाज बहुत सारी हड्डियां टूटने की आई थी। कालू सेठ बहुत जोर जोर से दर्द से चिल्ला रहा था। उसने अपने ही गुंडे भालू को बहुत हल्का फुल्का समझने की तो भूल की ही थी, साथ ही में धनुष को छोटा बच्चा समझने की भूल उसे बहुत ज्यादा महंगी पड़ चुकी थी। एक ही हिट में वो दोनों अब महीनों तक बेड से उठने लायक नहीं रह गए थे। धनुष कालू सेठ को यूं दर्द में रोता हुआ देखकर फिर गुस्से से चिल्लाता है, और कालू, अगर तू आज नहीं उठेगा तो फिर आगे कभी उठने के काबिल भी नहीं रह जाएगा। धनुष ने जैसे ही कालू को हवा में उछलता हुआ देखा था, उसके बाद उसकी नजर बाकी के 5 गुंडों पर भी गई जो कालू सेठ के साथ आए थे। धनुष ने देखा कि वो पांचों बिना पलक झपकाए कालू को हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो अपनी जगह से हिलकर कालू सेठ को बचाने की कोशिश भी कर सके या फिर से धनुष पर हमला करने की कोशिश भी कर सके। लेकिन अचानक से उन पांचों के शरीर में ना जाने कहां से जान आ गई और वो उठने की कोशिश करने लगे। धनुष भी अपनी पोजीशन ले चुका था नेक्स्ट अटैक के लिए, लेकिन धनुष ने देखा कि वो पांचों गुंडे धनुष पर अटैक करने की बजाय रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर भाग रहे हैं। धनुष के एक्सप्रेशंस उन पांचों को भागता हुआ देखते ही चेंज हो गए। उसका गुस्सा एक अलग सी तेजी में बदल गया था और वो उन्हें भागता देख जोर से चिल्लाया, भाग कन्हा रहे हो कमीनो, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे? धनुष ने तभी अपने राइट हैंड से वहां रखी फॉक्स में से एग्जैक्टली 5 फॉक्स को उन भागते हुए गुंडों की ओर उछाल दिया। और जैसा कि उसने सोचा था, वो पांचों फॉक्स उन सभी गुंडों की थाइज में लगभग आधे से ज्यादा घुस चुके थे। पांचों गुंडे पैरालाइज्ड होकर जमीन पर गिर पड़े। कांटेदार फॉक्स उनकी थाइज की हड्डियों में घुस चुके थे। पूरा रेस्टोरेंट उनके दर्द से चिल्लाने की आवाजों से गूंज रहा था। करीब 10,000 सालों तक इमॉर्टल वर्ल्ड में राज करने के बाद धनुष के नेचर में एक अजीब सा डोमिनेटिंग ट्रेट आ चुका था। उसकी सोल के इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस उसके शरीर में आने के बाद भी उसका वो नेचर वैसे का वैसे ही था। हालांकि उसने 1 महीने तक स्कूल में रहकर ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर साधना की थी, लेकिन फिर भी उसकी सोल के अंदर जो राजा वाला एटीट्यूड था वो 1% भी कम नहीं हुआ था। और जब उन गुंडों ने धनुष पर अटैक किया तो उसे लगा कि वो फिर से इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। जमीन पर पड़े हुए वो पांचों दर्द से बुरी तरह से कराह रहे थे। धनुष उनकी इन चीखों को शायद और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए तभी उसने वहां रखी बाकी की फॉक्स को अपने हाथों में लिया और उन गुंडों को दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, अगर तुम लोगों ने चिल्लाना बंद नहीं किया तो अब की बार ये फॉक्स तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। धनुष के हाथों में वो फॉक्स और उसे गुस्से में देखकर पांचों गुंडे बुरी तरह से डर गए थे, इसलिए वो चुप हो गए। हालांकि उन्हें अब भी दर्द काफी तेज था। तब उन्होंने अपने हाथों से अपने मुंह को जोर से दबा लिया ताकि धनुष उनकी दर्द से भरी चीख ना सुन सके। ये गुंडे लोग हमेशा से ही सिर्फ बूढ़े और औरतों को ही परेशान करते और उन्हें डराते हुए आए थे। उन्होंने कभी ना तो खून देखा था ना ही बहाया था। वो गुंडे हमेशा से ही आरती के रेस्टोरेंट में आकर वहां अपनी मनमानी चलाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रेस्टोरेंट की मालिक एक विडो है जिसका एक पागल बेटा है। उन पांचों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के को वो पागल समझते थे वो उनका ये हाल भी कर सकता है। एक तो फॉक्स हड्डियों में गड़े होने का दर्द और ऊपर से उन्हें दर्द में चिल्लाने की भी परमिशन नहीं है, और वो फॉक्स इतनी आसानी से उनकी थाई से निकाली भी नहीं जा रही है। कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद वो पांचों गुंडे रेंगते हुए कालू सेठ और अपने साथी भालू तक पहुंचे और हड्डियां टूटने के दर्द को ना सहन कर पाने के कारण बेहोश हुए उन दोनों के ऊपर पानी छिड़ककर उठाने की कोशिश करने लगे। उन्हें पता था कि अब उनकी मदद बस कालू सेठ ही कर सकता है। लेकिन जैसे ही कालू सेठ होश में आता है और देखता है कि उसके पांचों साथी उसके आसपास हैं, तो वो जोर से चिल्लाया, मारो इस साले को, छोड़ना मत, जान से मार डालो, पुलिस को मैं देख लूंगा, उसकी चिंता मत करो, मैं इसका खून अपने सर पर ले लूंगा। कालू सेठ उठने की कोशिश कर रहा था, तभी जोर से एक आवाज आई, बूमम, और कालू सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा तो उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कालू सेठ ने गर्दन फर्श की और झुकाकर खून थूकने की कोशिश की और देखा कि खून के साथ उसके कई सारे दांत भी जमीन पर गिर पड़े थे। तभी उसकी आंखें अपने पांचों गुंडों के पैरों पर भी गई और उसने उनके पैरों में गड़े हुए वो फॉक्स देखे तो उसे समझ में आ गया कि जो बेचारे खुद नहीं हिल पा रहे थे वो धनुष को कैसे मारेंगे। कालू सेठ को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या फील करना चाहिए, डर या फिर गुस्सा, और या फिर एक स्कूल जाने वाले बच्चे से इतनी बुरी तरह मार खाने की बेइज्जती, वो भी उस इलाके में जहां पिछले 20 सालों से उसके सामने कोई तेज आवाज में बात करने की कोशिश भी नहीं करता था। कालू सेठ फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही कहता है, क्या मैं पिट चुका हूँ? वो बार बार अपने मुंह से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता हुआ फिर खुद से कहता है, इतने छोटे से बच्चे ने मुझे अपने बचाव में लड़ने का मौका भी नहीं दिया और मैं उससे बिना लड़े ही हार चुका हूँ। कालू सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या है। आज सुबह उठकर उसने किसका मुंह देखा था कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। रेस्टोरेंट में फिर एक बार सन्नाटा छा गया था। पांचों गुंडे धनुष की धमकी के कारण अपना मुंह दबाकर अपने दर्द से भरी चीख को रोक रहे थे और कालू सेठ, जो खुद भी बहुत दर्द से तड़प रहा था पर अपने मुंह से आवाज नहीं निकलने दे रहा था। उसे पता था कि बेशक उसे बुरी तरह से पिटा गया हो, लेकिन वो है तो फिर भी डॉन ही, और आज उसकी भी वही हालत हो चुकी है जैसी कभी न लोगों की होती थी जो बेइज्जती के डर से उसके मुंह नहीं लगते थे। तभी कालू सेठ को अपनी ओर आती हुई जूतों की आवाज सुनाई देने लगी, टक
टक टक स्कूल से सीधे वहां आया धनुष अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में ही था और उसके स्कूल के लेदर शूज उस सन्नाटे में बड़ी ही डरावनी आवाज पैदा कर रहे थे। धनुष कालू सेठ के नजदीक आकर उससे कहता है, कालू सेठ क्या तू इन सभी की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? धनुष में जो फर्मनेस थी उससे साफ पता लग रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अब तक कालू सेठ भी समझ चुका था कि धनुष को हराना इम्पॉसिबल है। फिर कालू सेठ अपना दिमाग चलाता है और धनुष से कहता है, धनुष तुझे ये बात समझनी होगी कि तू और तेरी माँ यहाँ एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और मैं और मेरे साथी यहाँ के गुंडे हैं, इसलिए अब तू अगर हमें जान से नहीं मार देता तो यहाँ चैन से अपनी दुकान नहीं चला पाएगा। कालू सेठ धनुष की बातों से ये समझ चुका था कि धनुष एक स्ट्रॉन्ग मैन है और उसे कोई भी धमकी देकर डराया नहीं जा सकता, इसलिए वो ऐसी ट्रिक आजमाता है जिससे कि हर शरीफ आदमी डरता है, और वो है किसी के कत्ल के जुर्म में जेल जाने का डर। कालू सेठ बहुत से ऑर्डिनरी लोगों को ऐसे ही जेल, पुलिस का डर दिखाकर पहले भी अपनी मनमानी कर चुका है, इसी डर से लोग उसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं करते थे। कालू सेठ भी एक डॉन था, इसलिए उसने धनुष से माफी नहीं मांगी। उल्टा वो तो उसे उसके स्कूल जाने के बाद उसकी माँ के अकेला रेस्टोरेंट पर होने का डर दिखा रहा था। लेकिन कालू सेठ ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, धनुष के हाथ में पहले से ही मौजूद फॉक्स को धनुष ने कालू सेठ की थाई में गाड़ दिया था। दर्द से कालू सेठ हवा में उछलने लगा। दर्द से तड़पता हुआ कालू सेठ फर्श पर पड़ा था, वो अपने पैर को पकड़कर बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। धनुष उसके सामने खड़ा है, वो उससे कहता है, कालू सेठ यहाँ से बाहर जाकर किसी से ये मत कहना कि मैंने तुझे माफी मांगने का भी चांस नहीं दिया। यहाँ से जाने के बाद तू जिसे चाहे अपनी मदद करने के लिए बुला सकता है, मुझे भी यही देखना है कि तुम मुझे और मेरी माँ को यहाँ रहने और काम करने से कैसे रोक सकता है। धनुष ने इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए 10,000 सालों में ये अच्छी तरह से सीख चुका था कि अपने दुश्मन को कभी भी इस लायक मत छोड़ो कि वो तुम पर दोबारा हमला करने की सोच भी सके। इसीलिए धनुष कालू सेठ पर अपनी पूरी जान लगाकर हमला कर रहा था। धनुष कालू सेठ को इतना दर्द देना चाहता था कि दोबारा वो उसकी मां आरती की ओर आंख उठाने की कोशिश भी ना करे। क्या धनुष कालू सेठ को जिंदा छोड़ देगा? कालू सेठ धनुष के कारण हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेगा या नहीं? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH24 डस्टबिन। ये पहली बार नहीं था कि कालू सेठ के गुंडे रेस्टोरेंट में आकर आरती और बाकी लोगों को परेशान कर रहे थे, बल्कि वो ऐसा पिछले 6 महीनों से लगातार करते आ रहे थे। और इस महीने उनकी ये हरकतें काफी बढ़ गई थी। फ्री में आकर खाना, रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोगों को परेशान करना, लड़कियों को छेड़ना, उन गुंडों ने अपना फेवरेट टाइम पास बना लिया था। इसी वजह से धनुष ने सोच लिया था कि एक बार तो इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अब क्योंकि धनुष ने कालू सेठ के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो अगर उसने कालू सेठ को ऐसे ही छोड़ दिया तो डेफिनेटली वो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, क्योंकि कालू सेठ उस इलाके में पिछले 20 सालों से अपना राज चला रहा है और धनुष की वजह से उसकी जो पूरे इलाके के सामने बेइज्जती हुई है वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए धनुष को ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व करनी ही होगी। कालू सेठ जमीन पर पड़ा हुआ दर्द में जरूर चीखें मार रहा था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से साफ पता लग रहा था कि वो धनुष से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। कालू सेठ ने ये कभी नहीं सोचा था कि धनुष उसकी बात पर ऐसे रिएक्ट करेगा। उसे उस स्कूल जाने वाले बच्चे की वजह से बहुत बेइज्जती फील करनी पड़ रही थी। तभी धनुष उससे कहता है, मैं तुझे सिर्फ 10 मिनट और दूंगा कालू सेठ, और अगर इन 10 मिनट्स में कोई भी तुझे बचाने नहीं आया तो मैं तुझे आज ही अभी खत्म कर दूंगा। धनुष ने इस तरीके से बोला था कि कालू सेठ को पूरी तरह यकीन हो जाए कि अगर उसे कोई बचाने नहीं आया तो पक्का धनुष उसे मार डालेगा। उसकी आवाज में ही इतना कॉन्फिडेंस था। कालू सेठ चाहता तो बहुत सारे लोगों को हेल्प के लिए बोल सकता था, लेकिन दूर बैठे लोग उसकी क्या ही मदद कर पाएंगे, और वो खुद इस हालत में नहीं था कि वहां से उठकर रेस्टोरेंट के बाहर तक भी जा सके। जिस तरह दूर बह रही नदी का पानी तुम देख तो सकते हो, पर पीने के लिए तुम्हें उसके पास जाना ही पड़ेगा, वही हाल इस वक्त कालू सेठ का था। इस वक्त उसकी कोई मदद कर सकता था तो वो था सिर्फ धनुष खुद। इसलिए कालू सेठ अपनी आवाज को थोड़ा नरम करता हुआ धनुष से कहता है, धनुष तुम मेरे बेटे जैसे हो और वैसे भी हम एक दूसरे के पड़ोसी ही तो हैं। छोटी सी बात पर मेरी जान लेकर तुम्हें कौन सी खुशी मिल जाएगी। धनुष कालू सेठ की बात सुनकर नीचे झुकता है और उसके चेहरे की मसल्स अचानक से बहुत टाइट हो जाती हैं। गुस्से में दांत पीसता हुआ धनुष कालू सेठ के जबड़े पर बहुत जोर से मुक्का मार देता है और फिर कहता है, पड़ोसी हैं हम। तूने पिछले महीने क्या किया था वो याद है तुझे? और ये कहते ही धनुष एक और मुक्का कालू सेठ के मुंह पर जड़ देता है। कालू सेठ दर्द से बिलबिला उठता है। वो फिर अपनी टूटी फूटी जुबान से मुंह से खून फेंकता हुआ धनुष से कहता है, धनुष तू ठीक नहीं कर रहा है, तू यहाँ एक बिजनेस कर रहा है और हम इस इलाके के लोकल गुंडे हैं, मेरे साथ ऐसा करके तू अपने लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है। धनुष कालू सेठ की बात सुनकर एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपनी गर्दन एक साइड में झटक कर उससे कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि मेरे गुस्से का मुझको कितना हर्जाना भरना पड़ेगा। धनुष जोर से हंसता है, फिर अचानक से ही एकदम सीरियस होकर कालू सेठ के मुंह पर लगातार मुक्कों के झड़ी लगा देता है। कालू सेठ ने लगभग 20 साल से उस इलाके में राज किया था, नदी के आसपास के इलाकों का सबसे बड़ा भाई बोला जाता था उसे। उस इलाके में कोई भी नया काम उसके यहाँ चढ़ावा चढ़ाए बिना स्टार्ट ही नहीं होता था। आज से पहले उस इलाके में कभी किसी ने उसकी बात टालने की कोशिश तक नहीं की, और आज जैसे उन 20 सालों का हर्जाना वो एक साथ ही भर रहा था। जिसकी तरफ उंगली उठाकर भी लोग बात करने से डरते थे, उसे धनुष ने पंचिंग बैग बना दिया था। इससे पहले कालू सेठ धनुष को इतना खतरनाक नहीं समझा था, वो उसकी नजरों में एक हार्मलेस स्कूल बॉय से ज्यादा और कुछ नहीं था।
लेकिन धनुष से इतनी पिटाई खाने के बाद वो धनुष से आंखें मिलाने में भी डरने लगा था और उसकी तरफ बड़ी ही सावधानी से देख रहा था, क्योंकि अब उसे धनुष के चेहरे में एक किलर दिखाई दे रहा था। लेकिन धनुष की आंखें कुछ और ही कहती थी, वो बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए रखती थी। और ऐसे लोग गुंडे लोगों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कालू सेठ का पूरा चेहरा खून से सन चुका था, उसकी हालत देखकर शायद उसे कोई पहचान भी न सके। फिर धनुष अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कालू सेठ के साथ आए बाकी के पांचों गुंडों की ओर देखकर कहता है, मुझे लगता है कालू को मेरी बात ढंग से समझ नहीं आ पा रही है। इसके कानों में शायद कोई डफ सीटी हो गया है, या फिर इसके दिमाग की समझने वाली नस मेरे मुक्कों के कारण दब गई है। इसलिए अगर तुम लोग ठीक हो तो जल्दी से अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला लो। उन लोगों ने जब देखा कि धनुष उनकी ओर ही देख रहा है तो वो डर के कारण कांपने लगे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही कालू सेठ को यूं पिटाई खाते देखा था। उन लोगों ने धनुष के अपनी ओर देखते ही उससे नजर चुराते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया था और अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से डर रहे थे। पांचों डर कर यही सोच रहे थे कि अगला नंबर किसका होगा। धनुष उन्हें वैसे ही चुपचाप पड़े हुए देखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को मेरी बात समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तुम में से कोई भी दया के लायक नहीं है। उसके बाद धनुष कालू सेठ को जमीन पर घसीटना शुरू कर देता है और उसे घसीटता हुआ डस्टबिन के पास ले जाकर उसमें पटक देता है। कालू सेठ के डस्टबिन में गिरते ही उसके अंदर से बहुत सारा कूड़ा निकलकर फर्श पर फैल जाता है। रेस्टोरेंट के डस्टबिन में बहुत सारा गंदा पानी और तेल भरा हुआ था, जो कालू सेठ के उसमें गिरने से बाहर निकल गया था, और एक अजीब सी बदबू भी वहां चारों ओर फैल गई थी। कालू सेठ डस्टबिन में गिरने के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। कालू सेठ के हाथ तो पहले ही धनुष ने किसी लायक नहीं छोड़े थे, इसलिए वो डस्टबिन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जितना ज्यादा वो अपना शरीर हिला हिलाकर उस तेल से भरे हुए डस्टबिन से निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा उसमें अंदर धंसता जा रहा था। डस्टबिन के अंदर का गंदा तेल उसकी नाक और मुंह में अंदर जा रहा था। कालू सेठ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और धीरे धीरे उसकी छटपटाहट भी कम होती जा रही थी। और थोड़ी ही देर में डस्टबिन के अंदर से कालू सेठ के हिलने डुलने की हरकत बिल्कुल बंद हो गई। कालू सेठ जन्हा डूबा हुआ था, वहां से थोड़ी थोड़ी देर में पानी के बुलबुले बाहर आ रहे थे। वहां मौजूद बाकी के 6 गुंडे धनुष की ओर खुले मुंह से देख रहे थे। धनुष डस्टबिन के पास ही खड़ा था और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे पता ही ना हो कि उस डस्टबिन के अंदर कोई मर रहा है। बाकी के गुंडे अब धनुष को अनसुना नहीं कर रहे थे। आज से पहले कालू सेठ उन लोगों के लिए भगवान से कम नहीं था। वो सोचते थे कि कालू सेठ इतना पावरफुल है कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि धनुष कालू सेठ को इतनी बुरी तरह मार रहा है कि उसे खुद को बचाने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है, तब धनुष की वो खतरनाक इमेज उनके दिमाग में अच्छी तरह बैठ चुकी थी। इसीलिए उन 6 लोगों में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि आगे बढ़कर धनुष को रोककर कालू सेठ को बचा ले। तभी धनुष उन लोगों से कहता है, 6 मिनट बीत चुके हैं, तुम लोगों ने अभी तक किसी को भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे लगता है कि तुम में से कोई वापस जाना ही नहीं चाहता। वो 6 के 6 गुंडे तो डस्टबिन की ओर आंख गड़ाए हुए थे और कालू सेठ के फिर से हिलने डुलने का वेट कर रहे थे। धनुष की आवाज ने उनके इस ध्यान को तोड़ दिया था। 6 में से 2 गुंडे इतने ज्यादा डरे और दर्द में थे कि धनुष की आवाज सुनते ही जमीन पर फिर से गिर गए, और बाकी के 4 बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बहुत ही डरी हुई आंखों से धनुष की ओर देख रहे थे। धनुष आगे उनसे कहता है, सभी लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। जब तुम लोगों को किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है तो इसका मतलब तुम सब लोग भी कालू सेठ की तरह ही इस डस्टबिन में जाना चाहते हो। कालू सेठ को भी डस्टबिन में पड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। अब उसने बिल्कुल हिलना डुलना या डस्टबिन से निकलने की कोशिशें बंद कर दी थी। तब धनुष ने अपनी आईब्रोज चढ़ाकर उस डस्टबिन की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद हाथ डालकर कालू सेठ का पैर पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। धनुष उन 6 गुंडों में से सिर्फ उस भालू को ही घूर कर देख रहा था जिसने उसके ऊपर सबसे पहले हमला किया था। भालू भी समझ चुका था कि अब डस्टबिन में जाने का उसका नंबर है और उसके वहां से भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तभी धनुष तेजी से आगे बढ़ता है और अगले ही पल भालू डस्टबिन के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन उस भालू जैसे दिखने वाले गुंडे के हाथ पैर कालू सेठ की तरह अभी तक टूटे हुए नहीं थे, इसलिए वो बड़ी जल्दी हाथ पैर मारकर उस डस्टबिन से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही भालू ने गहरी सांस ली ही थी कि उस गहरी सांस को भी उसे बाहर छोड़ने का मौका नहीं मिला। उसके दोनों हाथों में धनुष ने फॉक्स घुसेड़ दिए थे। वो बुरी तरह दर्द से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। उसे चिल्लाते हुए देखकर धनुष जैसे इरिटेट हो गया था, इसलिए उसने ज्यादा इंतजार किए बिना उसे फिर से डस्टबिन में फेंक दिया। मगर इस बार भालू बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर पाया, क्योंकि धनुष ने पहले ही उसके हाथों में फॉक्स घुसेड़ दिए थे जिससे कि वो अब किसी भी चीज को मजबूती से न पकड़ सके। बाकी के 5 गुंडे अब अपने भालू जैसे दिखने वाले साथी को भी उस लंबे चौड़े डस्टबिन के अंदर तड़पते देख रहे थे, और डस्टबिन के ठीक बाहर कालू सेठ मुर्दों की तरह बेजान पड़ा था। वो पांचों समझ चुके थे कि अब उन्हें धनुष से कोई भी नहीं बचा सकता। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कालू सेठ और उनका लंबा तगड़ा साथी ऐसे डस्टबिन में कूड़े के बीच तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे होंगे। कालू सेठ और भालू का क्या होने वाला है ये वो पांचों समझ चुके थे। तब उन लोगों ने एक दूसरे की ओर अचानक से देखा और फिर सब एक साथ धनुष के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और रो रो कर बोलने लगे, धनुष तुम हम लोगों के ऊपर सरा इल्जाम मत डालो, हमें तो किसी ने पैसे दिए थे तुम्हारा रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करने के लिए, प्लीज हमें माफ कर दो। आगे से हम में से कोई भी तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओर आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। उनमें से दूसरा गुंडा पहले वाले की बात खत्म होते ही बोलता है, धनुष भाई हमें किसी ने पैसों का लालच देकर ये सब करने को बोला था, तुम्हें तो पता ही है और कुछ तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए थोड़े से पैसों के लालच में यहाँ तोड़फोड़ करने आ गए। इसमें सारी गलती हमारी नहीं है।
इससे पहले कि धनुष एक की बात को ध्यान से समझ पाता, अगले वाला बोल उठता है, धनुष भाई रेस्टोरेंट का सामान तोड़ने की गलती हमसे जरूर हुई है, मगर हमने तुम्हारी मां पर हाथ नहीं उठाया, हमने तो उन्हें टच भी नहीं किया। हम में से सबसे ज्यादा कठोर दिल के आदमी कालू सेठ और हरे बालों वाला भालू ही था, हम लोग तो बस बैकअप के लिए हैं। वो पांचों एक एक करके अपनी अपनी मजबूरियां धनुष के सामने बोलते चले गए। वो गुंडे धनुष से लगभग दुगनी उम्र के होकर भी धनुष को डर के मारे भाई बोल रहे थे। धनुष को भी ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन धनुष ने इससे भी बुरी सिचुएशन इमॉर्टल वर्ल्ड में देखी हुई है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा देर तक उनकी बातें अजीब नहीं लगी। धनुष को मालूम था कि जब दुश्मन को अपनी जान का डर होता है तो वो बचने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। धनुष को ये बात भी अच्छे से समझ आती है कि सोसाइटी के हर लेवल का आदमी अपने अपने तरीके के क्राइम करता है। ज्यादा पैसे वाले लोग करप्शन और स्कैम करते हैं और सोसाइटी के छोटे लोग उन सड़क छाप गुंडों की तरह दूसरों की दुकानें लूटते हैं। क्या कालू सेठ और उसका साथी मर चुके हैं? क्या पुलिस धनुष को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करेगी? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH25 सनग्लासेस। पांचों गुंडे धनुष के सामने रो रो कर उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे और बड़े ध्यान से धनुष के रिएक्शंस नोट कर रहे थे। उन्हें डर था कि धनुष कभी भी गुस्से में आकर उनका भी कालू सेठ और भालू जैसा हाल कर सकता है। पहले यही गुंडे धनुष को एक स्कूल का बच्चा समझते थे जिसे कार एक्सीडेंट की वजह से दिमाग में कुछ कमी आ गई है और वो पागलों जैसी हरकतें करता है, लेकिन आज उन लोगों ने धनुष का जो रूप देखा था उसके बाद उनकी नजरों में धनुष कोई हीरो से कम नहीं था जो एक साथ कई लोगों की पिटाई कर सकता है। और ऐसे गुंडे हमेशा ऐसे लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो कि मारधाड़ में अच्छे हो। आज से पहले उन्हें जो भी धनुष के बारे में पता था वो उन सभी बातों को भूल चुके थे। कुछ ही देर में सब अचानक से शांत हो गए। पांचों गुंडे अब चुपचाप धनुष के सामने बैठे उसके रिएक्शन का वेट कर रहे थे। काफी देर से गर्दन नीचे करके सोचता हुआ अपनी नजरें ऊपर उठता है और उन लोगों से पूछता है, हमारा रेस्टोरेंट तोड़ने के लिए किसने तुम्हें पैसे दिए थे? वैसे तो धनुष का प्लान उन लोगों को जान से मारने का ही था, लेकिन जब वो गर्दन झुका कर बैठा था तो वो अपनी मां के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि उन गुंडों को मारना उसके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, पर उनका मर्डर करने के बाद उसके साथ जो होगा वो तो होगा ही, पर उसकी मां की जिंदगी जरूर खत्म हो जाएगी क्योंकि धनुष अपनी मां के जीने का एक ही सहारा है। इसी वजह से धनुष ने ना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल कर लिया था। अगर उसे अपनी मां का ख्याल ना होता तो डेफिनेटली धनुष उन लोगों को वन ही मार देता। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। उन गुंडों ने जो धनुष से बोला था उसके बाद धनुष के दिल में उनके लिए सिंपैथी जरूर पैदा हो चुकी थी। धनुष सोच रहा था कि ये बेचारे छोटे मोटे गुंडे हैं जिन्होंने सिर्फ उसके रेस्टोरेंट का सामान तोड़ा है, उन्होंने उसकी मां को हाथ तक नहीं लगाया है, इसलिए उनके लिए इतनी सजा ही काफी है जितनी धनुष ऑलरेडी उन्हें दे चुका था। और वैसे भी उनके पीछे कोई और था जो ये सब खेल रच रहा था। उनमें से एक गुंडा धनुष से कहता है, धनुष भाई वो करीब 50 साल का आदमी था और उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे, उसी ने हमें पैसे दिए थे तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन उसने बात सिर्फ कालू सेठ से ही की थी। हम लोगों को उस आदमी की असलियत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उस गुंडे की बात धनुष बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर उनमें से दूसरा गुंडा शमीम कहता है, मैंने कालू सेठ और उस आदमी की थोड़ी सी बात सुनी थी, वो आदमी आपसे बहुत नफरत करता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए और बाद में वो तुम्हें जान से मारने की बात भी कर रहा था। शमीम बहुत धीमे धीमे से धनुष को सब कुछ बता रहा था, लेकिन तभी डस्टबिन के पास से एक आवाज आई और वो चुप हो गया। लल्लू और शमीम, तुम लोगों को अगर आज ही मरना है तो उसका नाम बता दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। कालू सेठ को थोड़ा थोड़ा होश आ चुका था और उसने होश में आने का बहुत अच्छा समय भी चुना था। हालांकि अभी भी उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो ढंग से बोल भी सके, लेकिन आखिर डॉन होता तो डॉन ही है। कालू सेठ उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे कि किसी भी वक्त उसकी आंखों से आग निकलेगी और लल्लू शमीम जलकर मर जाएंगे। कालू सेठ की धमकी सुनकर शमीम कहते कहते चुप हो गया था। धनुष अपनी जगह पर शांत बैठा हुआ लल्लू और शमीम से उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था जिसने उसकी मां और उस पर यह हमला करवाया था, और कालू सेठ ने बीच में बोलकर शायद फिर से अपनी शामत बुला ली थी। अगले ही पल काफी देर से डस्टबिन में पड़े भालू को बाहर निकाला गया और कालू सेठ को फिर से डस्टबिन में फेंक दिया गया। और ये सब करने में धनुष को बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा। ग्रीन कलर के बाल और भालू जैसे शरीर वाला उनका छठा साथी अब डस्टबिन के बाहर बेहोश पड़ा था। उसके मुंह और नाक से झाग निकल रहे थे, उसके पूरे शरीर पर डस्टबिन का कूड़ा और गंदा काला तेल चिपका हुआ था। धनुष वापस अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था और बैठते ही उसने शमीम से कहा, शमीम आगे बोल। धनुष ने अपने पीछे से एक कपड़ा उठाया और अपने हाथ पोंछने लगा। शमीम ने डस्टबिन की ओर देखा जहां कालू सेठ फिर से पहले की तरह बाहर आने के लिए छटपटा रहा था और डस्टबिन के बाहर भालू था जिसके मुंह से अब तेल के बुलबुले निकल रहे थे। शमीम ने एक गहरी सांस ली और आगे हकलाते हुए बोला, धनुष भाई वो सनग्लासेस वाला आदमी कह रहा था कि अगर हम तुम्हारे पैर काट देंगे तो वो हमें 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। धनुष शमीम की बात सुनकर शॉक हो गया था और सोच में पड़ गया था कि कौन है जो उससे इतनी नफरत करता है कि उसके हाथ और पैर काट डालना चाहता है। धनुष को अपना कोई भी ऐसा दुश्मन याद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के लिए धनुष वैसे ही बैठा हुआ शमीम की ओर देखता रहा और शमीम को देखकर उसे ये अंदाजा हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। धनुष तेजी से अपनी जगह से उठा और डस्टबिन के पास जाकर उसने डस्टबिन में जोर से लात मारी और फिर कालू सेठ को उसके कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया जिससे कि वो थोड़ी सी फ्रेश एयर इनहेल कर सके। जैसे ही कालू सेठ ने हल्की फुल्की आंखें खोलकर अपने सामने खड़े धनुष को देखा, धनुष ने उससे पूछा, कालू सेठ मुझे उस आदमी का नाम जानना है जिसने तुझे मेरे हाथ पैर काटने के पैसे दिए हैं।
कालू सेठ धनुष को देखकर फिर से बेहोश हो गया था। धनुष ने उसे बाहर उठाकर फेंका और किचन में चला गया। कुछ ही देर में धनुष अपने हाथ में किचन से गर्म पानी लेकर कालू सेठ के पास गया और उसके ऊपर उड़ेल दिया। गर्म पानी पड़ते ही जैसे मरे हुए कालू सेठ में उसकी आत्मा फिर से आ गई थी। वो जोर जोर से जलन के कारण चिल्लाने लगा था। धनुष ने उससे इस बार बहुत तेज आवाज में गुस्से से पूछा, मैंने पूछा किसने तुझे पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? कालू सेठ गुस्से और गर्म पानी दोनों की जलन में तड़पता हुआ धनुष की ओर देख रहा था। वो धनुष को कुछ गालियां देने ही वाला था कि उसे अपनी पिछली पिटाई याद आ गई। फिर कालू सेठ ने अपने वर्ड्स वापस से अंदर ही निगल लिए। कालू सेठ 20 सालों से अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से किलर्स देखे थे, पर धनुष जैसा सनकी वो पहली बार देख रहा था। कालू सेठ अब तक ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर उसने धनुष की बातों को ज्यादा देर के लिए इग्नोर किया तो धनुष किसी भी वक्त उसका मर्डर कर सकता है। कालू सेठ उस वक्त पहली बार जिंदगी में इतना मायूस और हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसमें थोड़ी भी जान होती तो वो धनुष के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखता था। अगर तू अब भी चुप रहा तो तू आज के बाद कभी बोल ही नहीं पाएगा। फिर से एक बार कालू सेठ के ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी गिरने ही वाला था क्योंकि धनुष अपनी बात खत्म करते ही पास में रखा गर्म पानी से भरा जार उठा चुका था। लेकिन इस बार पानी गिरने से पहले ही कालू सेठ जोर जोर से चिल्लाया, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। कालू सेठ ने गर्म पानी तो देखा ही था, साथ में धनुष की गुस्से से उबलती हुई आंखें भी देख ली थी। वो समझ चुका था कि ये लड़का सनकी है और अगर उसे उसकी बात का जवाब जल्दी ही नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकता है। कालू सेठ पहले से ही दर्द में बिलबिला रहा था। वो तो चाह कर भी हाथ नहीं जोड़ सकता था क्योंकि उसके हाथ तो धनुष ने पहले ही तोड़ दिए थे। कालू सेठ ने इस बार कोई चालाकी नहीं दिखाए और वो तोते की तरह धनुष के सामने एक सांस में सारी सच्चाई बोलता चला गया। उसने धनुष को बताया, वो सनग्लासेस वाला आदमी कुमार इंडस्ट्रीज का सेल्समैन था। ऐसा लग रहा था कि तुमने उसके बॉस को बहुत गहरा सदमा दिया है, इसलिए वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारे हाथ पैर कटवाने के लिए उसने हमें पैसे दिए थे। कुमार इंडस्ट्रीज, ये नाम सुनकर एक बार में धनुष के लिए कालू सेठ की बात पर भरोसा करना मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी जुबान से नाम रिपीट करके फिर से कालू सेठ से कंफर्म किया और जब कालू सेठ ने दोबारा वो नाम कंफर्म किया, धनुष गुस्से में कांपने लगा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सगा मामा इस हद तक गिरी हुई हरकत कर सकता है। धनुष ने अपने मामा को पिछली बार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसके ब्लड रिलेशन में था और वही ब्लड रिलेशन उसे और उसकी मां को जान से मारना चाहता है। धनुष गुस्से में लाल हो चुका था। उसे पहले कभी अपने शरीर में इतनी गर्मी आज तक महसूस नहीं हुई जितनी कि आज कालू सेठ से सच सुनने के बाद हुई है। धनुष का मामा अर्चित एक रियल एस्टेट डेवलपर है और सिटी में कई जगह उसकी बनाई हुई बिल्डिंग्स है। धनुष अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर की ओर देखकर उसी डायरेक्शन में जिस ओर कुमार इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग है कहता है, अर्चित कुमार, तुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने वाला है। धनुष इस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर उसका मामा अर्चित कुमार उसके सामने होता तो वो जरूर उसका मर्डर कर चुका होता। धनुष इतने गुस्से में अपने मामा अर्चित कुमार के बारे में सोच रहा था कि कुछ देर के लिए वो वहां मौजूद गुंडों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। पांचों गुंडे अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रने में भी डर रहे थे और चुपचाप धनुष के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने वहां से भागने की कोशिश भी की तो धनुष उन्हें पकड़ तो लेगा ही और बाद में उनका क्या हाल करेगा ये वो खुद भी नहीं जानते थे। फिर कुछ ही देर बाद धनुष का ध्यान एक सॉफ्ट आवाज से टूट गया। उसके पीछे खड़ा शमीम उससे कहता है, धनुष भाई, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। धनुष धाकड़ के दिमाग में यही चल रहा था कि अपनी मां को दुखी किए बिना वो अपने मामा से बदला कैसे ले और तभी शमीम की उस बात ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शमीम की बात सुनकर धनुष को याद आया कि वहां उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो उसके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। धनुष उसकी ओर देखता है कि शमीम हाथों में कुछ कैश और अपने हाथ की रिंग लिए खड़ा है। धनुष ध्यान से देखता है कि शमीम के दूसरे हाथ में एक बैंक कार्ड भी है। फिर वो उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि जितना सामान तुम लोगों ने तोड़ा है उसके लिए इतना कॉम्पेंसेशन बहुत होगा। धनुष की बात सुनकर कालू सेठ भी थोड़ा उदास हो गया था और उस पल उसे लगा कि उसने धनुष और उसकी मां के साथ जो भी किया है वो बहुत गलत है। कालू सेठ रेस्टोरेंट में चारों ओर नजर घुमाकर देखता है और वो समझ जाता है कि जो पैसा शमीम हाथ में लिए खड़ा है वो कितना कम है। धनुष उन सभी को अपनी आवाज तेज करके धमकी देते हुए कहता है, अगले 3 दिनों में मुझे अपने रेस्टोरेंट की हर चीज बिल्कुल नई चाहिए, वरना तुम लोगों के साथ मैं क्या करूंगा वो मैं भी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। धनुष उन गुंडों को घूरते हुए अपनी मां को अपने हाथों में उठाकर वहां से चला जाता है। किचन बहुत ही गंदा और बदबूदार हो गया था और काफी देर वहां खड़ा होने के बाद अब धनुष से वो स्मेल टॉलरेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो उन सबको वहीं छोड़कर जा चुका था। धनुष के जाने के कुछ देर बाद कालू सेठ और उसके आदमियों की जान में जान आई। वो एक दूसरे से पूछते हैं, वो जानवर गया क्या? फिर दूसरा गुंडा बोलता है, अगर वो अभी भी बाहर खड़ा हुआ तो। फिर उनमें से एक रेंगता हुआ रेस्टोरेंट के गेट तक जाता है और बाकी लोगों को कंफर्म करता है कि धनुष वहां से जा चुका है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं, सबके सब रिलैक्स होकर वहीं फर्श पर नीचे पड़ी गंदगी की परवाह किए बिना ही बैठ जाते हैं। तभी कालू सेठ शमीम से कहता है, शमीम, तू जो कहना चाह रहा था उसका मतलब तू मुझे धोखा दे रहा था। शमीम कालू सेठ की बात सुनकर नर्वस हो गया और उसने अपनी गर्दन शर्म के कारण नीचे झुका ली और फिर कुछ देर बाद वो कालू सेठ को देखकर बोला, कालू सेठ, आपने इस इलाके पर 20 साल अपना सिक्का चलाया है और मुझे लगता है कि अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। कालू सेठ ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना गुर्गा उससे ऐसी बात कहेगा। कालू सेठ गुस्से में शमीम को देखकर दांत पीसते हुए कहता है, साले तू। कालू सेठ शमीम के ऊपर गुस्से में चिल्लाने ही वाला था कि वो देखता है हरे बाल वाला भालू और बाकी उसके सभी गुर्गे शमीम के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं।
क्या कालू सेठ के आदमी उसे जान से मार देंगे? क्या धनुष अपने मामा से बदला ले पाएगा? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH26 डॉन। कालू भाई, हमारे लिए आज तक आपने बहुत कुछ किया है। मजबूरी के समय आपने रहने के लिए जगह दी, भूख लगने पर खाना खिलाया, लेकिन उसके बदले में हमने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। आपने जब भी बोला हमने अपनी जान की परवाह किए बिना आपका साथ दिया। मुझे लगता है आपके एहसानों का बोझ उतारने के लिए उतना काफी था। लेकिन अब हम आपका साथ नहीं दे सकते क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमीने हो। आपके साथ रहकर हमने देखा है कि आप पैसों के लिए नीच से नीच हरकत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अब हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। शमीम एक एक वर्ड बहुत क्लियरली कालू सेठ की आंखों में देखकर बोलता चला गया। शमीम आगे कहता है, अगर हमें अंडरवर्ल्ड में भी काम करना हो तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन तुमने कभी कोई रूल फॉलो ही नहीं किया और इसलिए हम लोगों का साथ में काम करना नामुमकिन है। ये कहकर शमीम ने अपने हाथों में लिए कार्ड्स, रिंग और बैंक कार्ड भी वापस अपनी जेब में रख लिए। कालू सेठ चुपचाप एक हारे हुए राजा की तरह शमीम की बात सुन रहा था। कुछ देर के लिए सब शांत हो गए, फिर शमीम ने आगे कहा, कालू सेठ, आज के बाद तुम इस इलाके में कहीं भी दिखाई नहीं दोगे और ये भी ध्यान रखना कि तुम कोई ऐसी हरकत ना करो कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो मैं नहीं उठाना चाहता। शमीम अपनी बात खत्म करके कालू सेठ को कुछ सेकंड्स के लिए घूरता है और फिर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। कालू सेठ, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम इस इलाके से चले जाओ क्योंकि पिछले 2 सालों से तुम सिर्फ अय्याशी कर रहे हो और सारा काम शमीम करता आया है। इसलिए तुम्हारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे अब वो तुम्हें नहीं बल्कि शमीम को तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। एक एक करके वो सभी लोग कालू सेठ से अपनी अपनी बात कहकर रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। धनुष ने तो सिर्फ कालू सेठ की हड्डियां तोड़ी थी, लेकिन उसके खुद के आदमियों ने तो कालू सेठ का दिल ही तोड़ दिया था। कालू सेठ वहां बैठा बैठा समझ नहीं पा रहा था कि एक ही दिन में उसकी सारी दुनिया कैसे पलट गई। कालू सेठ के बाकी सारे साथी जा चुके थे, मगर वो हरे बालों वाला भालू रेस्टोरेंट के गेट तक जाकर वापस कालू सेठ के पास आ गया था। एक्चुअली उसे मालूम ही नहीं था कि उसे करना क्या है, जाना कहाँ है। धनुष और उसकी माँ अपनी झुग्गी में बैठे हुए हैं। उनके पास पैसे कम होने की वजह से आरती ने एक छोटी सी झुग्गी किराए पर ली हुई थी। आरती बेड पर लेटी हुई है और धनुष वहीं कुछ काम कर रहा है। धनुष ने कई हजार साल इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए हैं, जहां उसने एक बहुत ही इजी लाइफ जी है। वहां उसके आसपास हमेशा बहुत सारे नौकर होते थे। सालों तक उसे खाने पीने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसे घर की सफाई और दूसरे कामों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। लेकिन घर में काम करते करते धनुष कुछ ही देर में सब सीख गया और उसके फेस पर एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल आ गई थी। धनुष का घर बहुत ही छोटा था। हॉल में एक फटा हुआ सोफा पड़ा हुआ था। छोटा सा किचन और छोटे छोटे बाथरूम, टॉयलेट और बेडरूम थे। सफाई करते हुए अचानक धनुष की नजर सोफे पर पड़े हुए तकिए और एक पुरानी रजाई पर गई, जिसे देखकर वो सडनली सैड हो गया था। घर इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक ही बेडरूम था, जिसे उसकी माँ आरती ने धनुष के लिए ही छोड़ा हुआ था और वो खुद हॉल में उसी फटे हुए सोफे के ऊपर सोती थी। जब धनुष स्कूल में होता था तब भी आरती बेडरूम में ना सोकर उस सोफे पर ही सोती थी, क्योंकि वो समझती थी कि धनुष अब बड़ा हो गया है और इसीलिए उसके पास अपना बेडरूम होना चाहिए। अपनी माँ के इसी एक्सट्रीम लव और केयर की वजह से ही हजारों साल इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताने के बाद भी धनुष कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं हो पाया था। उसे उन 10,000 सालों में भी अपनी माँ की याद हमेशा सताती रही थी। आधे घंटे में ही घर बिल्कुल साफ हो गया था। ऊपर से नीचे तक धूल का नामो निशान नहीं था, जैसे कि अभी खरीदी हुई ब्रांड न्यू चीजें होती है। शाम हो चुकी थी और धनुष को पता था कि उसकी माँ ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, इसलिए धनुष किचन में उसके लिए कुछ बनाने गया। धनुष जब अपना घर साफ कर रहा था तब उसके रेस्टोरेंट में एक और ट्रेजेडी होने वाली थी। दरअसल 1 घंटा पहले जब एग्जाम खत्म हुआ तो पपी ने अपना पेपर सबमिट किया और वो खुश होता हुआ धनुष को स्कूल में ही ढूंढने लगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि धनुष तो एग्जाम खत्म होने से 1 घंटा पहले ही अपना पेपर सबमिट करके वहां से बाहर निकल चुका है। पपी को धनुष के रेस्टोरेंट का एड्रेस मालूम था, इसलिए वो धनुष को खोजता हुआ वहां पहुंचा। रेस्टोरेंट पहुंचकर पपी ने जब रेस्टोरेंट के अंदर सारा सामान टूटा हुआ देखा तो वो शॉक हो गया। पपी को पता था कि उस रेस्टोरेंट से ही धनुष और उसकी माँ अपना घर चलाते हैं और वहां की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। पपी वो सब देखकर अचानक से ही रोने लगा था। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पपी जानता था कि वो खुद एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और अगर वो चाहे तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। पपी रेस्टोरेंट की वो हालत देखकर बहुत दुखी हो गया था और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे किचन में से किसी के बात करने की आवाज आई तो वो जल्दी से किचन की ओर गया। किचन के अंदर कालू सेठ और भालू बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों धनुष और उसकी माँ को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें धनुष से कैसे बदला लेना है। कालू सेठ और भालू ने ये नोटिस ही नहीं किया कि पपी उनकी ये सारी बातें सुन रहा है। पपी कालू सेठ और भालू के मुंह से अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसकी माँ के लिए इतनी भद्दी भद्दी गालियां सुनकर गुस्से में पागल हो चुका था और फिर वो किचन की दीवार के पीछे से निकलकर कालू सेठ और भालू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कालू सेठ और भालू भी अचानक से आए पपी को देखकर सोच रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट का कोई कस्टमर है जो बहुत भूखा है और उसे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सारा सामान टूट चुका है और फिर भी वो खाना ढूंढता हुआ अंदर किचन तक आ चुका है। वो दोनों पपी को देखकर अचानक से ही मुस्कुरा देते हैं, लेकिन पपी को उनके मुंह से अपने भाई जैसे दोस्त और उसकी माँ के लिए इतनी गालियां सुनने के बाद उन दोनों को बहुत मारने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। पपी उन दोनों को कुछ देर के लिए ऐसे ही घुरता रहा, फिर तभी उसे वहां पास में ही रखी चेयर दिखाई देती है। पपी उस चेयर को उठाता है और धार
धाड़ धाड़ की आवाज से एक बार फिर रेस्टोरेंट की शांति टूट जाती है। पपी उन दोनों के ऊपर चेयर से कई बार वार करता है। कालू सेठ और भालू अगर ठीक होते तो पपी को पीटना उनके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। लेकिन कालू सेठ के हाथ और भालू की 2-3 पसलियां तो धनुष पहले ही तोड़ चुका था, इसलिए उन दोनों के शरीर में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो पपी के चेयर से किए हुए हमले से खुद को बचा भी सके। इस वक्त तो कालू सेठ और भालू को कोई ऑर्डिनरी आदमी भी मार सकता था। पपी उन दोनों को लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही मारता रहा जब तक कि वो थककर पसीने पसीने नहीं हो गया। लेकिन कालू सेठ और भालू पपी के थकने से बहुत देर पहले ही अपने होश खो चुके थे। उन दोनों का खून वहां चारों ओर फैल गया था, सर में जगह जगह गहरे घाव हो चुके थे। पपी अब रुक गया था, उसने उन दोनों की ओर देखा और बोला, क्या मैंने इनको जान से मार दिया है? पपी उनके नजदीक गया और उन्हें हिला डुला कर देखा। कालू सेठ और भालू के शरीर में कोई भी हलचल होनी बंद हो गई थी। पपी ये देखकर घबरा गया था, उसे लगा उसकी मार से वो दोनों मर चुके हैं। पपी का चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया था। पपी ज्यादा देर ना करते हुए वहां से बहुत तेजी से निकलकर भाग गया। जैसे ही पपी रेस्टोरेंट से निकलकर भागा, शमीम और उसके बाकी साथी वहां आ पहुंचे। शमीम और उसके साथियों ने जैसे ही अंदर पहुंचकर कालू सेठ और भालू की हालत देखी तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें लगा कि अगर वो लोग भी इतनी देर यहाँ रुकते तो धनुष उन सबकी भी यही हालत करता। शमीम ने कालू सेठ और भालू को पास आकर देखा और फिर अपने बाकी साथियों की ओर देखकर बोला, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, इनकी सांसें अभी चल रही हैं। शमीम और उसके बाकी साथी कालू सेठ और भालू की ये हालत देखकर काफी दुखी हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि धनुष ने वापस आकर उन दोनों को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा। वो लोग समझ गए थे कि अगर उन्हें वापस आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कालू सेठ और भालू मर चुके होते। शमीम कालू सेठ और भालू की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे धनुष का गुस्से में लाल चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। वो सब लोग एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, पर सब जानते थे कि ये किसने किया है, लेकिन धनुष का नाम लेने से पांचों डर रहे थे। पपी रेस्टोरेंट के बाहर ही एक दीवार के पीछे छुप गया था। जब उसने देखा कि शमीम और उसके साथी अंदर जा रहे हैं, तो वो बाहर ही छुपा हुआ उन सबके बाहर आने का इंतजार करता रहा। और जब उसने कालू सेठ और भालू को हॉस्पिटल ले जाते हुए उसके साथियों की बातें सुनी कि उन दोनों की सांसें अभी तक चल रही हैं, तो पपी की जान में जान आई और फिर वो भी वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद धनुष अपनी माँ के लिए कुछ खाना बना चुका था और इस दौरान वो 2 बार किचन का सामान लाने के लिए मार्केट भी गया था, बट फाइनली वो खाना बना चुका था। धनुष जब फर्स्ट टाइम मार्केट गया था तो उसने सिर्फ कुछ कॉमन वेजिटेबल्स ही खरीदे थे, लेकिन वापस आकर जब उसने अपनी माँ की हालत देखी तो उसे लगा कि नॉर्मल खाना खाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए वो दोबारा मार्केट गया और उनके लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी लेकर आया। धनुष ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था और उसने वो खाना टेस्ट भी करके देखा था कि कहीं उसके हाथ का बना खाना उसकी माँ खा ही ना पाए। जब खाने को टेस्ट करने के बाद धनुष सेटिस्फाई हो गया तो वो बेडरूम में अपनी माँ को जगाने के लिए गया। बेडरूम के बाहर धनुष अंदर घुसने से पहले अपनी माँ को सोते हुए देखकर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया और उसकी ओर देखता ही रह गया। आरती छोटे बच्चों की तरह सिकुड़ कर सो रही थी, जैसे कई महीनों बाद उसे ऐसी चैन की नींद आई हो। धनुष की आंखों में अपनी माँ को ऐसे सोता देख आंसू आ गए थे। तभी आरती की अचानक से आंख खुल गई और उसने सरप्राइजिंगली खुद को बेडरूम और धनुष को वहां खड़ा हुआ देखा तो पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गई धनुष, हम तो रेस्टोरेंट में थे ना। धनुष आगे बढ़ा और अपनी माँ के नजदीक आकर बैठ गया। उसने अपनी माँ के पैरों पर हाथ रखा और उससे कहा, माँ तुम बहुत थक गई थी और फिर वहां अचानक से ही तुम्हें नींद आ गई थी। फिर धनुष आगे अपनी माँ से कहता है, माँ रेस्टोरेंट का इश्यू सॉल्व हो गया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कालू सेठ और उसके आदमियों से बात कर ली है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हमें फिर से परेशान नहीं करेंगे और हमारा रेस्टोरेंट भी रेनोवेट करवा देंगे। धनुष ने अपनी माँ के पूछने का इंतजार किए बिना ही उसे सारी बात बता दी ताकि वो रेस्टोरेंट में हुए झगड़े को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। क्या हॉस्पिटल में कालू सेठ और भालू की हालत देखकर पुलिस धनुष को पकड़ लेगी? क्या पपी धनुष को बताएगा कि उसने कालू सेठ और भालू की ये हालत की है? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH27 अंडरवर्ल्ड। आरती को धनुष की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने जल्दी से धनुष के कपड़े और उसकी बॉडी को चारों ओर से टच करके देखने की कोशिश की कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है। आरती को पता था कि कालू सेठ और उसके साथी इतनी आसानी से मानने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन धनुष की बॉडी की अच्छी तरह से जांच करने के बाद भी जब आरती को धनुष के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं मिली तो उसने धनुष से पूछा, कालू सेठ और उसके आदमी अंडरवर्ल्ड के गुंडे हैं, वो इतनी आसानी से रेस्टोरेंट का हर्जाना देने की बात कैसे मान गए? धनुष अपनी माँ की ये बेचैनी देखकर उससे कहता है, माँ वो कहते हैं ना हर शेर को कभी ना कभी एक बब्बर शेर का सामना करना ही पड़ता है, बस समझ लो ऐसा ही कुछ हो गया। वो लोग मुझे ऐसे ही बस एक छोटा बच्चा समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरी जान पहचान लेडी ऑफिसर क्रांति सिंह से है, तो वो लोग तो ऐसे घबरा गए जैसे किसी चूहे ने रास्ते से गुजरते हुए बिल्ली को देख लिया हो। उन्हें डर था कि मैं कहीं पुलिस को उनके बारे में ना बता दूं, इसलिए उन्होंने मुझसे हमारे नुकसान का हर्जाना भी देने का वादा किया और आगे से हमें कभी परेशान नहीं करने का भी वादा किया। अपनी माँ को अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए धनुष ने बहुत जल्दी से दिमाग में एक अच्छी सी स्टोरी बना डाली ताकि उसकी माँ को उसकी बात पर यकीन हो जाए। एक बार के लिए तो धनुष खुद अपनी बनाई हुई कहानी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस वक्त उसके मुंह में जो भी आया वो सिर्फ बोलता चला गया। आरती उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और उससे कहती है, धनुष तूने बहुत ही अच्छा काम किया है बेटा, और वैसे भी हमें पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए जल्दी से किसी दिन टाइम निकालकर हम दोनों लेडी ऑफिसर से मिलने जरूर चलेंगे।
ये कहकर आरती धनुष के माथे को चूम लेती है और उसे अपने कंधे से लगा लेती है। धनुष अपनी माँ से कहता है, माँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। धनुष समझ जाता है कि उसकी माँ उससे कई और सवाल ऐसे पूछ सकती है जिसके लिए उसे फिर से कई और झूठी स्टोरीज बनानी पड़ जाएगी। इसलिए वो जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम से डाइनिंग टेबल पर ले आता है। आरती ने धनुष की बात ध्यान से सुनी ही नहीं और सीधा किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। लेकिन जब उसने डाइनिंग टेबल पर पहले से ही खाना लगा हुआ देखा तो वो शॉक हो गई। आरती को लगा कि धनुष ने भूखे होने की वजह से इतना सारा खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया है। अरे ये इतना सारा खाना किसके लिए है? क्या तूने बाहर से ऑर्डर किया है? माँ, ऑर्डर नहीं किया है, ये सब मैंने बनाया है और अब मैं और आप मिलकर इसे खत्म करेंगे। अगर आपको भी मेरे हाथ का बना खाना अच्छा लगा तो। धनुष थोड़ा नर्वस जरूर था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखकर उसे चेयर पर बैठने के लिए प्रेशर किया और फिर अपनी माँ के सामने खाने का एक बड़ा सा बोल रख दिया। धनुष ने 4 तरह की डिशेस तैयार की थी और एक बोल में एक स्पेशल काढ़ा भी बनाया था जिसमें कई तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पड़ी थी ताकि उसकी माँ की हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। 4 डिशेस में उसने चिकन, फिश, फ्राइड राइस और सूप भी बनाया था और काढ़े में इस तरह की जड़ी बूटी पड़ी थी जिससे कि आरती के शरीर की वीकनेस खत्म हो सके। खाने की स्मेल इतनी अच्छी थी कि आरती बहुत ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं कर सकी और उसने खाना स्टार्ट कर दिया। अपनी माँ को जल्दी जल्दी खाते देखकर धनुष बोल पड़ा, माँ, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, आपके गले में अटक जाएगा, अगर कम पड़ा तो मैं और बना दूंगा। धनुष को अपनी माँ को खाना सीधा गले से सटकते देखकर एक अजीब सी खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने खाना अच्छे से बनाया है। तभी आरती उसे कहती है, धनुष, मुझे खाते देखकर खुश मत हो, तू भी बैठकर मेरे साथ खा ले। आरती देख रही थी कि धनुष खाना खाने की बजाय उसे देखकर खुश हो रहा है। उसे थोड़ी सी एम्बेरेसमेंट भी फील हुई। धनुष की हंसी छूट जाती है और वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी मेहनत से जो बनाया है मैं तो खाऊंगा ही। दोनों माँ बेटे खाना खा ही रही थी कि तभी एक बहुत जोर से आवाज होती है, भराम। वो दोनों बाहर की ओर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि काले सूट में 3 लंबे चौड़े आदमी तेजी से चलते हुए घर में अंदर घुस चुके हैं। वो तीनों देखते हैं कि आरती और धनुष खाना खा रहे हैं। आरती और धनुष दोनों खाना छोड़कर शॉकिंगली उन तीनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक दिन इन टेबल को जोर से लात मारकर गिरा देता है। डाइनिंग टेबल पहले से ही काफी पुरानी हो जाने के कारण बहुत कमजोर हालत में थी और उस आदमी की लात से उठती हुई डाइनिंग टेबल खाने की थालियों और बोल्स के साथ सामने की दीवार के साथ जाकर टकरा गई। डाइनिंग टेबल भी टुकड़ों में बिखर चुकी थी और उसके ऊपर रखा खाना भी हॉल में चारों ओर फैल गया था। तभी उनमें से एक आदमी गुस्से में आरती के ऊपर हाथ उठाता हुआ कहता है, तेरे पास खाने के पैसे आ जाते हैं, लेकिन हमारे पैसे देने के लिए तू रोती रहती है, तुझे क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं? आरती कुछ देर के लिए धनुष ने घर में जो कोजी एटमॉस्फेयर बनाया था उसमें खो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि सडनली उसके घर में कोई ऐसे घुस आएगा और उन दोनों के साथ ऐसे बिहेव करेगा। आरती उन तीनों को देखकर डर से कांपने लगी थी और उस आदमी को देखकर उससे खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। आरती अभी तक अपनी चेयर पर ही बैठी हुई थी। वो इतनी शॉक में थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उस आदमी ने आरती को इतनी मजबूती से पकड़े हुए था। आरती के लिए उसके थप्पड़ से बचना इम्पॉसिबल था। आरती उस लंबे चौड़े आदमी की बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा देखकर कांप रही थी। तभी आरती ने देखा कि उस आदमी का हाथ आरती के गाल पर पड़ने ही वाला है। डर के मारे आरती ने अपने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे एक चीख सुनाई दी। आरती ने चीख सुनकर आंखें खोली और देखा कि जो आदमी उसके बाल पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ मारने ही वाला था वो फर्श पर पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा है और उसके सर में चिकन की हड्डी घुसी हुई है और उसके चेहरे से खून निकल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर अटैक करने की? पागल हो गया है तू जानता नहीं है तूने क्या किया है? अपने साथी को ऐसे दर्द में चिल्लाते हुए बाकी दोनों उसके साथ आए गुंडे पहले कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथी पर हमला किया किसने है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि ये धनुष धाकड़ ने ही किया है वो उसे गुस्से से देखते हुए कहते हैं और गुस्से में धनुष धाकड़ को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। आरती ने जब उन दोनों को अपने बेटे की ओर गुस्से से आते देखा तो उसे समझ आ गया था कि अब वो दोनों धनुष को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक शौक में बैठी आरती धनुष को मुसीबत में देखते ही अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है और फिर उन दोनों गुंडों से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, ये तो बच्चा है, इसने तुम्हारे साथी को मारने नहीं की, अपनी माँ को बचाने की कोशिश की है, इसकी गलती की सजा तुम लोग मुझे दे दो। आरती उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। अपनी माँ को ऐसे रोते हुआ देखकर धनुष धाकड़ के चेहरे पर गुस्सा और तेज हो जाता है। वो पहले अपनी माँ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और फिर अपने पैरों को उन दोनों गुंडों की ओर अटैक करने के लिए रेडी कर लेता है। धनुष धाकड़ तेजी से आते हुए गुंडों की ओर नीचे पड़े हुए बोल्स को अपने पैरों से मारकर उनकी तरफ रवाना कर चुका है। तेजी से आते हुए दोनों गुंडे और उनकी ओर तेजी से आते हुए बोल्स आपस में टकरा जाते हैं। दोनों बोल दोनों गुंडों के सर पर बहुत तेज टकराते हैं। बोल इतनी तेजी से उनके सर से टकराते हैं कि वो दोनों गुंडे चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ते हैं। अब वो तीनों फर्श पर पड़े हुए दर्द से चिल्ला रहे हैं। आरती को लगता है कि उन तीनों को बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया जा रहा है और वो लोग इसका बदला जरूर लेंगे। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि आरती शॉक में थी। वो धनुष से कहती है, वो धनुष ये क्या कर रहा है तू? धनुष धाकड़ अपनी माँ को ऐसे शौक में देखकर उसकी हथेली पर चुंटी काटकर उससे कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ, मुझे इन लोगों को हैंडल करने दो। चुंटी काटकर धनुष धाकड़ अपनी माँ का ध्यान भटकाना चाहता था, लेकिन इस बार उसने अपनी माँ को सुलाया नहीं। धनुष धाकड़ अपनी माँ को ऐसे डरा हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उसे अपनी पावर दिखाना चाहता था ताकि उसकी माँ को अपने बेटे के ऊपर भरोसा हो और वो आगे से ऐसे लोगों से डरना बंद कर दे। फिर उसने अपनी माँ को वहीं आराम से बैठे रहने का इशारा किया और तीनों गुंडों के नजदीक गया
और तीनों के पास जाकर कहा, जहाँ तक मुझे याद है मेरी माँ तुम लोगों के पैसे इंटरेस्ट के साथ दे चुकी है, फिर भी तुम लोग हमें परेशान करने क्यों आए हो। धनुष धाकड़ उन तीनों को पहले भी अपने रेस्टोरेंट में देख चुका था और उसे पता था कि उस माँ ने उन लोगों के पैसे दे दिए हैं। जब आरती ने रेस्टोरेंट ओपन किया था तो उसे सबसे पैसे लेने के बाद भी 50,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए उसने एक छोटी फाइनेंस कंपनी से वो 50,000 रुपए लोन पर लिए थे। आरती ने सोचा था कि रेस्टोरेंट में मेहनत करके सबके पैसे चुका देगी, लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस कंपनी एक फ्रॉड कंपनी थी। उन्होंने लोन लेने के कुछ ही महीनों के बाद जो कंट्रैक्ट फ्री 5% का था उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 8% कर दिया था। इसलिए आरती को हर महीने की लोन इंस्टॉलमेंट पहले से ज्यादा चुकानी पड़ रही थी। आरती ने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और आरती को वो लोन की इंस्टॉलमेंट चुकानी ही पड़ी। आरती ने सोचा था कि कुछ ही महीनों में रेस्टोरेंट चल पड़ेगा तो वो आराम से बढ़ी हुई लोन इंस्टॉलमेंट भी चुका देगी और उसने उस कंपनी के चक्कर काटने से ज्यादा ध्यान अपने काम पर देना शुरू कर दिया। लेकिन आरती की प्रॉब्लम्स का सलूशन यही नहीं था, एक के बाद एक उसके सामने परेशानियां आती ही जा रही थी। पहले महीने में रेस्टोरेंट बहुत मंदा चल रहा था, आरती को उसमें लगातार लॉस ही हो रहा था। इसलिए धनुष और उसकी मां को लोन इंस्टॉलमेंट देने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और उसी वजह से उस स्मॉल लोन कंपनी के गुंडे उनके घर पर आ गए थे। उस कंपनी के लोगों ने आरती को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने जल्दी ही लोन की रकम इंटरेस्ट के साथ नहीं चुकाई तो वो लोग उसके रेस्टोरेंट पर भी हमला करना स्टार्ट कर देंगे। उनके सामने रिक्वेस्ट करने का या हाथ पैर जोड़ने का कोई भी फायदा नहीं था और ये बात आरती अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इसलिए उसे अपने रिलेटिव से पैसे मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2-3 दिनों में ही कुछ रिलेटिव से आरती ने पैसे इकट्ठे किए और उस कंपनी का लोन उतार दिया। लेकिन उस फ्रॉड लोन कंपनी ने सोचा कि आरती को परेशान करना आसान है और कुछ ही महीनों में उन्होंने आरती को फिर से कोई फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों ने आरती को पुलिस की धमकी देकर डरा रखा था, इसलिए आरती किसी तरह पैसों का इंतजाम करके उस फ्रॉड कंपनी के मैनेजर्स को देती रही, जबकि रेस्टोरेंट में उसे इतना प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा था। आरती का रेस्टोरेंट पुरानी गली में मार्केट में था, जहां उसके रेस्टोरेंट के पास और कई सारे रेस्टोरेंट भी थे, इसलिए वहां प्रॉफिट निकालना उसके लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन था। करीब 6 महीनों के बाद आरती छोटा सा लोन उतारने के लिए पैसे अरेंज कर पाई थी, लेकिन उस लोन अमाउंट को चुकाने के बाद आरती और धनुष के पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं रह गई थी। यहाँ तक कि आरती के पास धनुष की ट्यूशन फीस देने के भी पैसे नहीं बचे थे और इसी टेंशन में आरती का वेट लॉस होता जा रहा था। इसलिए जब आरती ने उन तीनों गुंडों को अपने घर में घुसते देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे डर था कि वो लोग धनुष को भी बुरी तरह से मारेंगे। चिकन की हड्डी को अपने सर से निकालते हुए वो गुंडा नीचे पड़ा हुआ धनुष के ऊपर चिल्लाया, "यू सोन ऑफ अ बिच, तुझे क्या लगता है तू हम पर ऐसे हमला करके बच जाएगा? तुझे पता नहीं है कि हम किस गैंग के आदमी है? तूने ये हरकत करके अपनी मौत बुला ली है। तुझे पता नहीं है कि हम जब चाहे तुझे और तेरी माँ को टुकड़ों में काटकर इस शहर के बाहर नदी में फेंक सकते हैं।" फिर धनुष मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहता है, "हम लोग पिछले 6 मंथ से कॉन्ट्रैक्ट में हैं और मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम भी है, तो अगर मैं तुम लोगों को अभी जान से मार दूं तो तुम्हें क्या लगता है वो इलीगल होगा?" उद्धरण, क्या धनुष उन तीनों को जान से मार देगा? अंडरवर्ल्ड कैसे धनुष से अपने तीनों आदमियों का बदला लेगा? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH-28 एजेंट। धनुष धाकड़ एक चेयर उठा लेता है और नीचे पड़े हुए उस गुंडे पर दे मारता है। चेयर की चोट से उस गुंडे की शोल्डर की हड्डी टूट जाती है और वो दर्द से बहुत तेज चिल्लाने लगता है। धनुष धाकड़ का ये खतरनाक रूप देखकर उसके बाकी दोनों साथी भी बुरी तरह घबरा जाते हैं। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट कुछ ही देर में उनकी ये हालत कर देगा, कोई ये सोच भी नहीं सकता। धनुष धाकड़ अब बाकी दोनों गुंडों को देखकर कहता है, "मैं तुम लोगों से फिर पूछता हूँ, जब हम अपना सारा लोन चुका चुके हैं तो तुम लोग हमें यहाँ परेशान करने क्यों आए हो?" बाकी के दोनों गुंडे धनुष धाकड़ की नजरों को अपनी ओर देखकर घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर धनुष धाकड़ को जल्दी ही उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला तो किसी भी पल वो चेयर उनके ऊपर पड़ने वाली है। उनमें से एक धनुष धाकड़ को गाली देने के लिए मुंह खोलता है, पर धनुष की गुस्से से भरी आंखों को देखकर वो अपने वर्ड्स चेंज कर लेता है और फिर धनुष धाकड़ से डरता हुआ कहता है, धनुष, तुमने अपना लोन पे तो कर दिया था, पर लास्ट मंथ तुम्हारे नाम पर एक और 50,000 रुपए का लोन ट्रांसफर हुआ है। इसलिए हमारी कंपनी के पास तुम्हारे नाम से एक लोन अब भी पेंडिंग है और हम लोग उसी की रिकवरी के लिए आए हैं। आरती उस आदमी की बात सुनकर समझ जाती है कि वो लोन किसने ट्रांसफर किया है और वो लोन रिकवरी एजेंट उसके बारे में नहीं जानता, इसलिए ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तब आरती धनुष से कहती है, "धनुष, वो जरूर तेरे मामा से लिए हुए पैसे होंगे। जब मेरे पास रेस्टोरेंट के लिए पैसे कम थे तो मैंने तेरे मामा से 50,000 रुपए उधार लिए थे और मुझे लगता है कि उसने हमसे बदला लेने के लिए ही ये लोन प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है, जो कि इन्हीं लोगों की कंपनी है।" अपनी माँ की बात सुनकर धनुष चुप हो जाता है और उसके दिमाग में शमीम और लल्लू की कही हुई बात घूमने लगती है, जिन्होंने धनुष को बताया था कि उसे और उसकी माँ को परेशान करने के लिए जिस सनग्लासेस वाले आदमी ने पैसे दिए थे वो उसके मामा की कंपनी का ही आदमी था। धनुष को ये बात नहीं समझ आ रही है कि उसका मामा उन लोगों के साथ इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकता है, जबकि वो तो एक ही परिवार के हैं। धनुष फ्रस्ट्रेशन में अपनी माँ की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है, "माँ, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई?" आरती धनुष की ओर बड़े दुखी मन से आती है और उसके बालों में हाथ फिराकर वापस मुड़ जाती है। इतने में ही धनुष को अपनी बात का जवाब मिल जाता है, क्योंकि उसकी माँ कभी भी उसे रेस्टोरेंट में होने वाली फ्रस्ट्रेशन और जो लोग उसे पैसों के लिए परेशान करते थे उनके बारे में नहीं बताती थी।
क्योंकि इससे धनुष की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ेगा और वो अननेसेसरीली परेशान होगा। कुछ देर के लिए धनुष धाकड़ को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वो पहले ही अपनी माँ को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता देता तो उसकी माँ उसके ऊपर भरोसा करके उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में जरूर बताती और फिर वो उसकी हेल्प कर पाता। धनुष ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है। इस कार्ड में 50,000 रुपए हैं, वो ले लो और फिर कभी धनुष और आंटी को परेशान मत करना। और अगर तुमने फिर कभी इन्हें परेशान करने की कोशिश भी की तो तुम लोग इस कंपनी में नहीं रह पाओगे। पपी वहां पहुंच जाता है और अपना कार्ड निकालकर उस लोन एजेंट के हाथ में दे देता है। धनुष अचानक से आए अपने दोस्त पपी को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि धनुष ने कभी भी पपी के सामने अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया था। वो नहीं चाहता था कि पपी उसकी कोई भी मदद करे। धनुष पपी को देखकर कहता है, मोटे तू यहाँ कैसे? पपी धनुष की ओर आता हुआ एक सैड स्माइल के साथ अपने दोस्त की चेस्ट में हल्के से मुक्का मारते हुए कहता है, भाई तू और आंटी इतनी प्रॉब्लम में हैं और तूने मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा, इसका मतलब तू मुझे अपना भाई मानता ही नहीं है। धनुष के पास पपी की बात का कोई जवाब नहीं है। वो उसे हंसकर गले से लगाता है और फिर अपनी माँ को पपी के बारे में बताता है, जो अभी तक पपी को वहां देखकर यही सोच रही थी कि ये कौन है जिसने अनजान लोगों को 50,000 रुपए यूं ही दे दिए। धनुष अपनी माँ से कहता है, माँ ये मेरा स्कूल का सबसे अच्छा दोस्त है पपी। जब मेरा ट्रांसफर सेक्शन ए में हो गया था तो ये भी सेक्शन ए छोड़कर मेरे साथ सेक्शन ए में ही आ गया ताकि हम दोनों हमेशा साथ रह सके। उदाहरण आरती एक्साइटेडली पपी के सर पर हाथ फेरा कर उसे जीआर इट करती है और कहती है, ओह तुम धनुष की क्लास में हो, वेलकम टू होम बेटा। पर आरती के चेहरे की स्माइल वहां खड़े उन 3 गुंडों को देखते ही गायब हो जाती है और उसके मुंह पर फिर से एक उदासी लौट आती है। पपी उस उदासी को नोट कर लेता है और वो उन तीनों की ओर देखकर कहता है, तुम लोग अभी तक यही खड़े हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ से भेजने का इंतजाम करूँ? उनमें से वही एजेंट आगे आता है जिसके हाथ में पपी ने अपना कार्ड दिया था, और वो आगे आकर पपी की ओर उसका कार्ड देकर कहता है, मास्टर पपी हमें नहीं पता था कि मास्टर धनुष आपके खास दोस्त हैं। अगर हमें जरा भी इस बात का अंदाजा होता तो हम ऐसी हरकत करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन इस पहली और आखिरी गलती के लिए आप प्लीज हमें माफ कर दें और अपना ये कार्ड वापस ले लें। मास्टर धनुष को दिए हुए लोन के 50,000 रुपए उस डाइनिंग टेबल की कॉस्ट से कॉम्पेंसेट हो जाएंगे जो हमारी गलती की वजह से टूट गया है। हम अपनी की हुई गलती की माफी के साथ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने पिताजी जी से हमारी कंप्लेंट ना करें, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही बाकी के दोनों आदमी भी डरते डरते पपी और धनुष से यही रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वो तीनों वहां से जल्दी निकल जाते हैं। आरती और धनुष ने सोचा था कि पपी इतनी जल्दी शांत नहीं हो पाएगा और वो जरूर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, पर पपी को उन लोगों की रिक्वेस्ट सुनकर शांत होते देखकर वो दोनों भी खुश हो गए थे। धनुष ने उन लोगों को पपी के पापा के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने पपी से पूछ ही लिया, पपी यार ये लोग तुझे देखकर इतना डर क्यों गए थे? धनुष और पपी बहुत पुराने दोस्त जरूर रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। धनुष पपी की फैमिली के बारे में बस इतना ही जानता था कि उसके पापा के पास करोड़ों रुपयों की असेट्स हैं, लेकिन बाकी चीजों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और ना ही पपी ने कभी उससे जिक्र किया था। पपी ने जब धनुष का क्वेश्चन सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई और वो धनुष से बोला, भाई अब यहाँ पर सब ठीक हो चुका है तो फिर तू क्यों आगे कुछ भी जानना चाहता है? पपी की बात सुनकर धनुष ने कुछ नहीं कहा, पर वो सीधा उसकी आंखों में घूरता रहा। उसे ऐसे देखकर पपी समझ गया था कि धनुष बिना जाने नहीं मानेगा, इसलिए उसने आगे कहा, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं डरता हूँ कि अगर मैं सच बता दूंगा तो। पपी कहते कहते रुक जाता है, वो शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। धनुष उसे ऐसा करते देख उसके कंधे पर हाथ रख देता है और फिर गर्दन झुकाए हुए पपी उसे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता है। 5 साल पहले एक फाइनेंशियल कंपनी के ऑफिस में सीबीआई रेड पड़ी थी। उस वक्त पपी के अंकल महेंद्र यादव ने दिवालिया हो चुकी उस कंपनी को खरीद लिया था और उसके बॉस बन गए थे। लेकिन पपी के अंकल एक लेजी और बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल किस्म के इंसान थे और इसी वजह से उन्होंने कंपनी के पुराने स्टाफ को चेंज करने की बजाय पुराने स्टाफ को ही कंपनी को रन करने के लिए रख लिया। पपी के अंकल को बिजनेस की बहुत ज्यादा समझ नहीं थी और उस वजह से कंपनी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए, जिससे कि कंपनी फिर से लॉस में चली गई। फिर पपी के फादर ने उस कंपनी को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के मेस को खत्म होने में काफी समय लग गया था। पपी ने धनुष को बताया कि वो लोग जो यहाँ आए थे ये लोग उसके अंकल की कंपनी से ही थे। पपी अपने अंकल से मिलने कई बार ऑफिस में आता जाता रहा है, इसी वजह से उसे कंपनी के सभी एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब धनुष ने पपी के मुंह से ये सुना कि जिस फाइनेंशियल कंपनी की वजह से वो और उसकी मां पिछले 6 महीनों से रात दिन परेशान है उसके मालिक पपी के पापा ही हैं, तो वो बहुत दुखी हो गया। उसके मुंह से जैसे खून की उल्टी होने को थी। धनुष को समझ नहीं आ रहा था कि वो पपी से क्या कहे। आरती भी पपी की बात सुनकर शॉक हो गई थी। एक ही पल में पपी को लेकर आरती के मन में भी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन फिर भी आरती ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके पपी को प्यार से बैठाया और उसे चाय पीने के लिए दी और फिर वो घर साफ करने में बिजी हो गई। पपी समझ चुका था कि धनुष का दिल उसकी बात सुनकर टूट गया है और वो उससे कुछ कह भी नहीं पा रहा है, इसलिए पपी ने फिर से हिम्मत जुटाकर धनुष से कहा, धनुष मेरे भाई मुझे मालूम है कि तू मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन मेरे मम्मी और पापा के डिवोर्स के बाद से मैंने उस कंपनी में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, वरना ये केस 6 महीने पहले ही क्लोज हो गया होता। धनुष समझ जाता है कि इस मैटर में पपी की कोई गलती नहीं है, मगर वो ऐसे चुप बैठेगा तो पपी को बहुत बुरा लगेगा और वो फिर उससे कभी नजरें भी नहीं मिला पाएगा।
इसलिए धनुष अपने आप को संभालता है और पपी से कहता है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है पपी, इसलिए तुझे खुद को ब्लेम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। धनुष मुस्कुराकर पपी के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे आगे पूछता है, वैसे तू मुझे एक बात बता, मैंने तो कभी अपने घर का एड्रेस तुझे दिया ही नहीं, फिर तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? पपी उस टॉपिक को चेंज करते हुए धनुष से पूछता है, भाई मैंने देखा कि उन गुंडों ने तेरे रेस्टोरेंट में बहुत तोड़फोड़ की है, क्या तू इसे डील कर पाएगा या मैं कुछ करूं? लेकिन धनुष ने देखा कि रेस्टोरेंट की बात आते ही उसकी माँ फिर से उदास हो गई थी। इसलिए धनुष ने फिर से टॉपिक चेंज करते हुए पपी से कहा, रेस्टोरेंट का मैटर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, पर तू इस बार अपने घर क्यों नहीं जा रहा है? मंथली वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पपी अपने मम्मी पापा की बात सुनते ही उदास हो गया था। वो धनुष की बात का जवाब देते हुए कहता है, यार मैं कॉलेज एंट्रांस एग्जामिनेशन का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाने का प्लान बनाऊंगा। 10 मिनट बाद ही आरती ने घर को अच्छे से साफ कर दिया था और फिर उन लोगों ने मिलकर डिनर तैयार किया। डिनर टेबल पर आरती ने धनुष की कुकिंग स्किल की जमकर तारीफ की, लेकिन पपी उसकी खूब बुराई करता रहा क्योंकि उसने खुद धनुष की बनाई हुई डिशेस को खराब बताकर ऐसे ही छोड़ दिया था। आरती और धनुष पपी की बातें चुपचाप सुनते रहे। पपी की मजाक भरी खूब सारी बातें और उसका कहने का अंदाज इतना कॉमेडी से भरा हुआ था कि उस घर का माहौल ही बदल चुका था। आरती और धनुष ये भूल गए थे कि कुछ देर पहले उनके रेस्टोरेंट और घर में क्या हुआ था। लेकिन तभी पपी ने अचानक से ही धनुष से कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे कि माहौल फिर से थोड़ा सा नर्वस हो गया था। पपी धनुष से कहता है, भाई कल तूने कहा था कि इस बार तू फिर से एग्जाम में टॉप रैंकर बनकर दिखाएगा और अब तो सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो तुझे क्या लगता है कि तेरा रिजल्ट कैसा रहेगा? पपी की बात सुनकर धनुष बड़े ही कॉन्फिडेंटली उसको जवाब देता है, डोंट टी वरी, मैंने कभी तुझसे झूठ बोला है जो इस बार बोलूंगा। जैसे ही धनुष अपनी बात खत्म करता है, किसी चीज के गिरने की बहुत तेज आवाज उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पपी और धनुष एकदम से पलटकर देखते हैं कि आरती के हाथ से बोल छुटकर गिर गया है और वो ब्लैंक होकर धनुष की ओर ही देखे जा रही है। आरती नीचे गिर हुए बोल को उठाना भूल जाती है और धनुष के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे पूछती है, धनुष क्या ये बात सच है? तूने सचमुच ऐसा कहा कि इस बार मंथली टेस्ट में तू फर्स्ट ग्रेड मार्क्स ले आएगा? आरती के चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। धनुष को अपनी माँ की चिंता के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने बहुत ही नेचुरल वे में उसकी बात का जवाब दिया, माँ मंथली टेस्ट रिजल्ट 3 दिनों में ही आ जाएगा, तुम खुद देख लेना। धनुष जानता था कि उसकी माँ को उससे कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है। 1 साल पहले जिस कार एक्सीडेंट में धनुष को दिमाग में गहरी चोट लगी थी, तब से ही आरती ने धनुष से कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। वो जानती थी कि धनुष का दिमाग अब पहले जैसा शायद ही कभी हो पाए। लेकिन आज धनुष के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस से फर्स्ट ग्रेड लाने की बात सुनकर आरती को शौक जरूर लगा था। पिछले 1 साल से आरती धनुष की बहुत ज्यादा केयर करती थी। उस एक्सीडेंट ने आरती की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वो कभी किसी से शिकायत करे बिना धनुष को कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताती थी। धनुष की पढ़ाई का प्रेशर धनुष से ज्यादा उसकी माँ आरती के ऊपर था। नेक्स्ट चैप्टर। 3 दिन बाद आने वाले रिजल्ट में धनुष को कितने मार्क्स मिलेंगे? क्या धनुष अपने मामा से अपनी माँ की बेइज्जती बदला लेगा? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH29 पैसा। धनुष की कार एक्सीडेंट के बाद से जो हालत हो गई थी, उसके बाद से ही आरती ने सोच लिया था कि अब उसका दिमाग पहले की तरह शार्प होना इम्पॉसिबल है। लेकिन आरती ने कभी भी अपने बेटे को इस बात के लिए प्रेशर नहीं डाला। हालांकि वो अंदर ही अंदर इसे अपनी और अपने बेटे की किस्मत समझकर बिना किसी से शिकायत किए धनुष की आगे की जिंदगी के लिए मेहनत करती रही। पर देखा जाए तो धनुष की दिमागी हालत का सबसे ज्यादा खामियाजा आरती ही तो उठा रही थी। पहले हस्बैंड की सडन डेथ और फिर इकलौते बेटे की ऐसी हालत से भी आरती ने कभी हार नहीं मानी थी। लेकिन आज जब धनुष ने कॉन्फिडेंस से मंथली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने की बात कही तो आरती को जैसे कोई बहुत पहले खोई हुई चीज मिल गई हो, जिसे पता नहीं वो कब से ढूंढ रही थी। आरती धनुष से कहती है, तो तुम्हें बस 1 ही महीने में अपनी पुरानी ग्रेड्स वापस मिल जाएंगी? आरती एक्साइटेड होकर धनुष से पूछती है। धनुष एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ आरती को जवाब देता है, हाँ तो वो तो उन्हें वापस करना ही पड़ेगा। वैसे आप किसके बेटे के बारे में बात कर रही हो माँ? धनुष स्माइल करता हुआ कल ऊपर चढ़ाकर अपनी माँ से कहता है। आरती की आंखों से आंसुओं की धार निकलकर उसके गालों पर आ जाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो उन आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, शुक्र है भगवान का, मुझे पता था एक बार तेरी तबीयत में सुधार होते ही तेरी पढ़ाई भी ठीक होने लगेगी और फिर तू फिर से स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर देगा। पपी उन दोनों को की ओर देखकर इमोशनल हो गया था। वो कुछ कहना चाह रहा था पर सडनली उसके फेस पर एक अजीब सी टेंशन आ गई थी। उस पूरे महीने पपी ने भी अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया था। पपी अच्छे से जानता था कि स्कूल एग्जाम्स में अपनी ग्रेड्स इंप्रूव करना कितना मुश्किल काम है। एक बार को पपी का दिल किया कि आरती को उन डिफिकल्टीज के बारे में बताए जो एक स्टूडेंट को अपनी ग्रेड्स बॉटम से टॉप लेवल इंप्रूव करने के लिए फेस करनी पड़ती है। वो चाहता था कि उस मेहनत और मेंटल बैलेंस के बारे में आरती से बात करे। लेकिन जब उसने देखा कि आरती अपने बेटे के मुंह से ग्रेड्स इंप्रूव होने की बात सुनकर कितनी खुश है, तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसे उन दोनों माँ बेटे के प्यार को देखकर खुशी तो हो ही रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जलन भी जरूर हो रही थी। आरती कितना अपने बेटे धनुष की केयर और उसकी पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहती है, वो सब पपी को उसकी अपनी जिंदगी में ना मिल पाने से वो थोड़ा उदास जरूर हो रहा था। अचानक से ही पपी को वो इंसिडेंट याद आ गया जब उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी। उस दिन को याद करते ही पपी की आंखें नम हो गई थी।
स्टार सिटी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जहां अपने 2 दिन के वेकेशन को पूरी तरह एंजॉय करने में बिजी थे, वहीं हाई स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर को चेक करने में अपनी छुट्टियां गंवा रहे थे, और ये बात उन्हें खुशी भी दे रही थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान भी जरूर कर रही थी। टीचर्स दुखी थे क्योंकि जो वक्त उन्हें अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना था, उनका वो कीमती वक्त स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स को चेक करने में बीत रहा था, और वो खुश ये देखकर हो रहे थे कि उनके कई स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले रहे थे। केशव के इंग्लिश टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, उसे 128 पॉइंट्स मिले हैं और इन्हें मिलाकर उसका टोटल स्कोर 633 पॉइंट्स हो गया है। तिवारी जी, बधाई हो। पिछले 2 महीनों से उस बच्चे ने जो मेहनत की है, फाइनली उसका रिजल्ट सामने आ गया है। केशव को सिंघानिया यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन मिल जाएगा। सेक्शन ए के इंग्लिश टीचर मिस्टर माधव चोपड़ा, सेक्शन ए के मैथ टीचर मिस्टर प्रभाकर तिवारी को उनकी क्लास के स्टूडेंट केशव के इंग्लिश के टेस्ट रिजल्ट तिवारी जी को देते हुए बड़े खुशी उन्हें बता रहे हैं। स्टाफ रूम में बैठे हुए बाकी सभी टीचर्स ने जब सुना कि प्रभाकर तिवारी की क्लास के स्टूडेंट केशव ने इंग्लिश में 128 पॉइंट्स लेकर अपना स्कोर 633 पॉइंट्स कर लिया है, तो वो जलन के मारे तिवारी जी को घूर घूर कर देखने लगे, और फिर सभी उसी जलन भरी नजरों से तिवारी जी के पास जाकर उन्हें कंग्रेचुलेट करने का दिखावा तो उन्हें मजबूरी में करना ही था। तभी उनमें से एक स्टाफ टीचर कहता है, अरे मेरे सेक्शन में भी मनीष के 610 पॉइंट्स हो गए हैं, मुझे लगता है वो इस बार भी दूसरे नंबर पर ही अटक जाएगा। उसके जवाब में दूसरा स्टाफ टीचर कहता है, निर्मल जी, आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास के तो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के सिर्फ 598 पॉइंट्स बने हैं, मुझे नहीं लगता मेरी क्लास का कोई भी स्टूडेंट टॉप 10 में भी आ पाएगा। निर्मल जी उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे लगता है इस बार मंथली टेस्ट पहले से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी बनाया गया था। लग रहा था जैसे कॉलेज एंट्रांस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस इसमें डाल दिए गए हो। जिन भी स्टूडेंट्स के 550 पॉइंट्स तक मार्क्स हैं, उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। उस पूरे दिन स्कूल के टीचर्स अपने पिछले साल के टॉप स्टूडेंट्स के मार्क्स इस साल के स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर पर चेकिंग के दौरान डालते रहे और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते रहे। लेकिन उन्हें इस बार के मंथली टेस्ट की डिफिकल्टीज के बारे में भी बहुत अच्छे से मालूम था। सभी टेस्ट पेपर्स को मार्क कर लिया गया था और 27 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें 550 या उससे ऊपर पॉइंट्स मिले थे, और उन 27 स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट्स सेक्शन के स्टूडेंट्स थे जो तकरीबन टॉप स्टूडेंट्स के नंबर्स में आधे थे। और इसी वजह से टीचर प्रभाकर तिवारी अपने अलग ही एटीट्यूड में स्कूल में घूम रहे थे, और बाकी के टीचर्स उनसे काफी जलन तो महसूस कर रहे थे, पर सभी उन्हें कंग्रेचुलेट करना नहीं भूले थे। सभी टीचर स्टाफ रूम में बैठे अपनी अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिस्कस करने में लगे हुए थे। तभी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए टीचर प्रभाकर तिवारी एक तेज आवाज में कहते हैं, यहाँ सभी को मेरी और टीचर रोहिणी पांडेय की शर्त तो याद ही होगी। ये बात कहते हुए टीचर प्रभाकर तिवारी के चेहरे पर धमन की अजीब सी चमक अलग ही दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे और एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने टीचर रोहिणी पांडेय से कोई पर्सनल जंग जीत ली हो। स्टाफ रूम में बैठे बाकी टीचर्स अपना अपना डिस्कशन छोड़कर उन्हीं की ओर देखने लगे थे। कुछ देर के लिए पूरे स्टाफ रूम में शांति हो गई थी। उनमें से किसी भी टीचर ने आज से पहले किसी टीचर को ऐसे एटीट्यूड में नहीं देखा था। फिर बारी बारी से जैसे सभी टीचर्स ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया हो, और वो सब के सब कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकलना शुरू हो गए। अरे यार, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया है, अब तक 50 मिस कॉल्स आ चुके हैं उसके, मुझे लगता है अगर अब मैं थोड़ी देर भी यहाँ बैठा तो मुझे घर पर खाना ही नहीं मिलेगा। तो आप सबको आज की बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो। फिर दूसरे टीचर्स भी ऐसे ही कुछ बहाना करते हैं, ओ हाँ, आज तो सचमुच बहुत लेट हो गया है, मेरे घर में भी महाभारत हो जाएगी अगर अभी यहाँ से नहीं निकला तो। वो उठे ही थे कि तभी एक और टीचर को घर की याद आ जाती है, और वो कहते हैं, आज तकरीबन 20 बच्चों के एग्जाम्स चेक कर लिए हैं, बाकी के एग्जाम पेपर्स कल चेक करूंगा। अभी तो बैठे बैठे मेरी कमर में भी दर्द होने लगा है, आप लोग तो जानते ही हैं मुझे इतनी देर कुर्सी पर बैठने की आदत नहीं है। चलिए कल मिलते हैं। टीचर प्रभाकर तिवारी का वो घमंड देखकर उन सभी टीचर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए वो सभी कोई ना कोई बहाने से स्कूल से जाने लगे थे। अब स्टाफ रूम में बस प्रभाकर तिवारी और टीचर रोहिणी पांडेय ही रह गए थे। सभी टीचर्स को ऐसे बहाने बनाकर जाते हुए देखकर टीचर प्रभाकर तिवारी को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, और उनका घमंडी एटीट्यूड में बना फेस अचानक से एक बड़ी एम्बेरेसमेंट में चेंज हो गया था। टीचर रोहिणी पांडेय प्रभाकर तिवारी को बहुत अच्छे से जानती थी, और उनकी इस हालत को देखकर वो तिवारी जी से हंसते हुए बोली, क्यों तिवारी जी, क्या आप अभी धनुष के एग्जाम पेपर को मेरे साथ बैठकर डिस्कस करना चाहते हैं? रोहिणी पांडेय की वो स्माइल प्रभाकर तिवारी के गुस्से को और भड़काती चली गई, और वो गुस्से में हकलाते हुए कहने लगे, ILU। टीचर प्रभाकर तिवारी अपनी उंगली को रोहिणी पांडेय के चेहरे की ओर करते हुए इससे आगे कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, और कुछ देर कोशिश करने के बाद वो गुस्से में अपनी चेयर को पैरों से धक्का मारते हुए स्टाफ रूम के गेट को जोर से पटक कर वहां से चले गए। पिछले 2 दिन धनुष की लाइफ के सबसे अच्छे समय में गुजारे हुए दिन थे। धनुष ने ना तो अपनी साधना ही की थी और ना ही अपनी पढ़ाई को लेकर वो किसी टेंशन में था। पूरे 2 दिनों तक वो अपनी माँ के साथ ही था और बड़े शांत मन से अपनी माँ के काम में हाथ बंटा रहा था। इमॉर्टल वर्ल्ड में 10,000 साल बिताने के बाद धनुष के दिल में ये इच्छा काफी समय से छुपी हुई थी कि एक दिन वो पूरा समय अपनी माँ के साथ गुजारेगा, और अब उसकी लंबे समय से वो अधूरी इच्छा पूरी हो रही थी। इसलिए धनुष अपनी माँ के साथ बिठाए उस एक मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। धनुष चाहे कहीं भी कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, पर उसकी आंखें एक पल के लिए भी अपनी माँ के चेहरे से नहीं हटती थी। आरती भी उसे बार बार खुद को देखते हुए खुश हो रही थी, क्योंकि धनुष की एक्टिविटीज देखकर उसे लग रहा था कि अब वो काफी हद तक ठीक हो रहा है। आरती उसे मजाक में डांटते हुए कहती है, क्यों रे नालायक, तू लगातार अपनी माँ के चेहरे को क्यों देखता रहता है?
मेरे चेहरे पर क्या फूल लगे हुए हैं। धनुष जल्दी से अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहता है, माँ का चेहरा तो फूलों से भी खूबसूरत होता है। आरती हंसते हुए उसे छेती है और कहती है, ये चिकनी चुपड़ी बातें अपनी स्कूल की गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रख, इनकी जरूरत वन्हा है। माँ, गर्लफ्रेंड तो मुझे भी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे बेटे को कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। धनुष अपने बालों में हाथ घुमाता हुआ एक सांस में ही बोलता चला जाता है। लेकिन तभी धनुष के दिमाग में रोहिणी पांडेय के साथ बिताए अपने वो खास पल उसे याद आ जाते हैं। और कुछ पालों के लिए वो उन मोमेंट्स को याद करता हुआ कहीं खो जाता है और मुस्कुराने लगता है। धनुष की बात सुनकर आरती उसके नजदीक आकर उसे अपने गले से लगाकर कहती है, मुझे लगता है तेरे स्कूल की लड़कियां अंधी होंगी और एक दिन जब तू किसी और का हो जाएगा तो अपने माथे पर हाथ रख कर रोएंगी। उनकी इन्हीं बातों में 2 दिन कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन धनुष का मन अभी अपनी माँ के साथ ही रहने का था, पर ना चाहते हुए भी उसे स्कूल तो आना ही था और वैसे भी आरती उसे छुट्टी तो करने ही नहीं देती। इसलिए धनुष 2 दिन घर पर बिताने के बाद स्कूल आ चुका था। धनुष ने जब अपनी क्लास में एंट्री की तो क्लास के सभी बच्चे सिर्फ मंथली टेस्ट के रिजल्ट की ही बात कर रहे थे। धनुष अपनी सीट की ओर बढ़ता हुआ स्टूडेंट्स के बातें सुन रहा था। अरे तुम्हें पता है मंथली टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं, मैंने सुना है हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स भी टॉप 20 में हैं। हाँ, मुझे पता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि स्पोर्ट्स और बाकी आउटडोर एक्टिविटीज में एक्सीलेंट होने के बावजूद वो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है। मुझे तो सच में नेहा पहले से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी है यार। लास्ट टाइम नेहा माथुर के बस 400 पॉइंट्स थे और यकीन नहीं आता कि इस बार उसने 100 पॉइंट्स इंक्रीज कर लिए हैं। धनुष क्लास के स्टूडेंट्स की बातें सुनता हुआ अपनी सीट तक पहुंच चुका था। उसके दिमाग में मंथली टेस्ट रिजल्ट नहीं बल्कि वो पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने में लगा हुआ था। रेस्टोरेंट में हुए हमले और लोन एजेंट्स की वजह से उसे और उसकी मां को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इस वजह से उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी थी। धनुष जानता था कि अगर उसके पास हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस यानी यूनिवर्स फॉर्मेशन एनर्जी की वो स्पिरिचुअल पावर ना होती तो कालू सेठ और उसके आदमी उसे और उसकी मां को जिंदा नहीं छोड़ते और उसके बाद उस लोन फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट्स भी उसे और उसकी मां को कितनी बुरी तरह से मारते। धनुष उस बेइज्जती और हमले के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच सोच कर ही घबरा रहा था। धनुष धाकड़ के अंदर वो पावर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि धनुष ने अपनी साधना से यूनिवर्स फॉर्मेशन की उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर इग्नाइट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गए थे। उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही वो बड़े से बड़े हमले का सामना कर सकता था और खुद को उनसे डिफेंड करने की पावर भी रखता था। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करने की साधना को करने के कुछ साइड इफेक्ट भी थे, जिनकी वजह से धनुष ने इस महीने इस साधना को प्रैक्टिस नहीं किया था। बजाय इसके वो किसी और टेक्निक को ढूंढने में लगा हुआ था जिससे कि वो यूनिवर्स फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एक्टिव कर सके। लगातार 1 महीने तक धनुष ने बहुत सी मैरिटल स्किल्स और टेक्निक्स उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करने के लिए ट्राई भी की, पर इमॉर्टल वर्ल्ड की उन सभी टेक्निक्स के लिए हेवन एनर्जी और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत थी, जो धरती पर मिल पाना असंभव था। क्या धनुष स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करने की न्यू टेक्निक ढूंढ पाएगा? क्या टीचर रोहिणी पांडेय प्रभाकर तिवारी से लगाई हुई शर्त हार चुकी है? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH30 मजाक। धनुष ये समझ चुका था कि किसी भी सूरत में वो उस साधना और मार्शल स्किल्स को फिर से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अगर उसे अपनी फैमिली को उन गुंडों से बचाना ही है तो उसे इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस जाकर हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक ओरिजिन की उस कला की साधना करनी ही पड़ेगी। लेकिन धनुष की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक ओरिजिन की साधना करने के लिए धनुष को अपनी शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करना ही पड़ेगा, और जब तक उसके शरीर की शुद्धि नहीं हो जाती धनुष इस साधना की शुरुआत भी नहीं कर सकता। शरीर की शुद्धि करने के लिए धनुष को बहुत सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जरूरत थी, जो कि बहुत महंगी होती है, और इसीलिए धनुष को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। धनुष इसी उलझन में सोच रहा था, अगर मैं लोगों को जादू दिखाऊं तो क्या लोग मुझे उसके अच्छे पैसे देंगे? और वैसे भी मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि धरती पर इस समय कौन कौन इस साधना को सीख रहा है। अगर ऐसा है तो मैं अपनी साधना की टेक्निक उन लोगों को सिखा कर भी पैसे कमा सकता हूँ। धनुष के दिमाग में ऐसी कई और योजनाएं चल रही है जिनसे वो पैसे कमाने की नई नई तरकीबें ढूंढ रहा है। धनुष के दिमाग में लगातार इसी तरह की बातें चल रही थी कि किसी भी तरह उसे कोई ऐसा तरीका समझ आ जाए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सके और उसे इमॉर्टल वर्ल्ड के वो तरीके यूज ना करने पड़े जिससे कि वो वहां पैसा कमाता था। पपी ने जब धनुष को इतनी चिंता करते हुए देखा तो उसे लगा कि धनुष मंथली टेस्ट के रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहा है, इसलिए वो धनुष के पास गया और उससे कहा, धनुष मेरे भाई तू चिंता मत कर, अगर हम इस मंथली टेस्ट में फेल भी हो गए तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल एंट्रांस एग्जाम में अभी भी 2 महीने बाकी हैं और अगर हमने उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लिए तो हमें जरूर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, तो तुझे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? पपी ने धनुष को परेशान देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहा। धनुष कुछ देर तो चुपचाप पपी की बात सुनता रहा, फिर अचानक से उसे अपनी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान मिल गया हो। उसने पपी का हाथ पकड़कर कहा, पपी क्या तू मुझे कुछ पैसे कमाने का आइडिया बता सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है यार। धनुष जानता था कि वो खुद पैसे कमाने के मामले में एक मंदबुद्धि आदमी है, उसे खुद बिजनेस की कोई भी अक्ल नहीं है। दूसरी ओर वो पिछले 10,000 साल से इमॉर्टल वर्ल्ड में रहा है और धरती पर जीने के तौर तरीके उसे पपी से अच्छे नहीं आते। पपी के पेरेंट्स एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। पपी बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहां सिर्फ बिजनेस की ही बात होती है, इसलिए पपी को पैसे कमाने का ढंग और लोगों से डील करना बहुत अच्छे तरीके से आता है।
पपी धनुष की बात सुनकर समझ जाता है कि वो किस लिए इतना परेशान है, इसलिए वो उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, भाई तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे दे सकता हूँ। धनुष को लगता है कि पपी शायद उसकी बात का गलत मतलब निकाल रहा है, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहता है, भाई मैं किसी से पैसे उधार नहीं लेना चाहता, मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ और मुझे इसी में तेरी मदद चाहिए। मुझे कोई भी ऐसा तरीका बता जिससे कि मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा पैसा कमा सकूं। पपी धनुष की बात सुनकर सरप्राइज हो जाता है और कुछ देर तक उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरकर देखने के बाद अचानक ही बहुत जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसते हुए वो धनुष से कहता है, अरे मेरे भाई, अगर तुझे बहुत जल्दी और बिना किसी मेहनत के बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर तो तुझे कोई बैंक लूट लेना चाहिए या फिर किसी सुनार की दुकान में डाका मारना चाहिए। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा और ज्यादा समय तक तुझे इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। धनुष पपी की बात सुनकर और उसकी वो तेज तेज हंसी के ठहाके सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, पर फिर खुद को संभाले हुए पपी के कंधे पर हाथ मारकर उसे कहता है, अबे यार तू मेरी मजाक मत उड़ा, तुझे नहीं पता मैं इस वक्त कितना सीरियस हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे मैं पैसा कमा सकूं और अपनी मम्मी की भी मदद कर सकूं, और इसलिए मैं तुझसे ये सलाह मांग रहा हूँ। पपी फिर अपने मजाकिया अंदाज में ही धनुष को जवाब देता है, अबे यार, अब अगर तू बैंक नहीं लूटना चाहता तो फिर लॉटरी का टिकट खरीद ले। मौका लग गया तो एक ही टिकट में तेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक ही रात में करोड़पति बनने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें तेरी किस्मत जरूर अच्छी होनी चाहिए। पपी यही नहीं रुकता, वो एक और तरीका धनुष को बताता है। हाँ, एक और तरीका है जो पैसे कमाने का बहुत ही शानदार और कानूनी जरिया है, और वो है शेयर मार्केट। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआत में तुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और इसकी पढ़ाई भी करनी पड़ती है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो तू कर पाएगा। धनुष पपी के तरीके और उसके मजाकिया अंदाज से इरिटेट हो ही रहा था कि तभी उसे किसी और की आवाज सुनाई देती है, और जिस आवाज से शर्तिया ही बहुत नफरत करता था, और वो आवाज थी उसके कजिन ब्रदर अन्नू की, जो पपी और धनुष की बातों को वहीं कुछ दूर खड़ा हुआ सुन रहा था। और फिर उनके पास आकर अन्नू कहता है, धनुष अगर तुम बहुत जल्द बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो फाइनल एंट्रांस एग्जाम में टॉप रैंक लाकर ही कमा सकते हो। इससे अच्छा और शॉर्ट तरीका कोई और नहीं है जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का। और टॉप रैंक से मेरा मतलब स्टार सिटी हाई स्कूल में टॉप करना नहीं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने से है। जब तुम जिला टॉप करते हो तो तुम्हें बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, और यही नहीं, जिला टॉप करने वाले स्टूडेंट को सरकार और स्कूल की ओर से भी काफी बड़ा कैश प्राइज और भी कई इनाम मिलते हैं। धनुष अन्नू की बात सुनकर पहले तो अपनी नाक सिकोड़कर इधर उधर देखकर इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि अभी तक वो अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती भूला नहीं है। लेकिन जब वो अन्नू की मुंह से कैश प्राइज की बात सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और फिर धनुष पपी की ओर देखकर उससे पूछता है, पपी क्या ये सच बोल रहा है? जिला टॉप करने पर सरकार इतना पैसा दे देती है क्या, या फिर ये मुझे बेवकूफ बना रहा है? पपी, जो अब तक अन्नू को ध्यान से सुन रहा था, धनुष की बात पर अपने होंठों पर जीभ लहराकर बहुत ही गहन सोचने की एक्टिंग करता हुआ धनुष से कहता है, देख मेरे भाई, बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये बात सुनने में जितना आसान लग रही है उतना आसान नहीं है। अभी तो हमारा मंथली टेस्ट में पास होना मुश्किल लग रहा है और ये बात कर रहा है जिला टॉप करेगा। पिछले 13 साल में आज तक किसी ने स्टार सिटी सोसाइटी के स्कूल्स में टॉप नहीं किया है, और फिर जिला टॉप करने का तो शायद ही किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर तू स्टार सिटी सोसाइटी में भी अगर टॉप कर लेता है तो जहां तक मुझे पता है हमारा स्कूल ही कम से कम तुझे 1 लाख रुपए तो कैश प्राइज दे ही देगा। धनुष पपी की वो बात सुनकर उसी बारे में सोचने लगता है और मन ही मन खुद को 1 लाख रुपए के कैश प्राइज रिसीव करता हुआ देख रहा है कि तभी उसे अपने पीछे खड़े हुए स्टूडेंट्स की बहुत तेज हंसी की आवाज सुनाई देती है। धनुष देखता है कि अन्नू के साथ कुछ और उसके सेक्शन ए के लड़के खड़े हैं और जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये देखो बे, सब लोग हमारे टॉप स्कोरर को देख लो, ऐसा ना हो टॉप स्कोर करने के बाद हमें इनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाएं। सभी बच्चे धनुष की ओर देखकर जोर जोर से तालियां पीट पीट कर हंस रहे हैं। फिर एक और स्टूडेंट कहता है, अरे भाई, स्कूल टॉपर नहीं, धनुष तो जिला टॉप करेगा। तुमने शायद ध्यान से सुना ही नहीं। अन्नू ने पीछे खड़े स्टूडेंट्स को पहले ही धनुष की बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने का इशारा कर दिया था। वो लोग धनुष की बात पर उसके ऊपर हंसते हुए तालियां बजा बजाकर उसका मजाक उड़ाते रहे। पपी उन सभी लोगों को हंसते देखकर गुस्से से भर चुका था, काफी एम्बेरेसमेंट फील कर रहा था। नेहा माथुर जो उन सभी से थोड़ा दूर थी, मगर वो भी अन्नू की इस हरकत पर गुस्से में थी। शांत था तो सिर्फ धनुष, जिसे शायद उनमें से किसी की भी कही हुई बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धनुष अपनी जगह से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिला था, बल्कि उसके दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। धनुष के एक्सप्रेशन से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जिसका मजाक इतनी बुरी तरह से वो लोग उड़ा रहे हैं वो खुद धनुष ही है। पेट पकड़कर हंसता हुआ अन्नू कुछ देर में अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, यार धनुष, मैथ्स और इंग्लिश एग्जाम के रिजल्ट्स तो वैसे भी आउट हो चुके हैं, कितने मार्क्स मिले हैं तुझे, बतख का अंडा या फिर मुर्गे का अंडा? धनुष अन्नू की बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या एग्जाम रिजल्ट आ चुके हैं? मगर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। धनुष को ये मालूम ही नहीं था कि सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स उनकी सीट पर रखे हुए हैं। धनुष जब से स्कूल में आया था तब से पैसे कमाने के बारे में ही सोच रहा था। उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स आपस में मैथ और इंग्लिश के मार्क्स की बात कर रहे हैं। मैथ और इंग्लिश के एग्जाम पेपर एडवांस में चेक करके सभी स्टूडेंट्स के पास आ चुके हैं। धनुष दौड़ता हुआ क्लास के अंदर जाकर अपनी सीट के आसपास देखता है, पर उसे अपने टेस्ट पेपर्स कहीं भी दिखाई नहीं देते। तब वो पपी से पूछता है, पपी मेरे पेपर्स कहाँ है? तूने देखे मेरे एग्जाम पेपर्स?
मुझे लगा शायद तूने तो मेरे एग्जाम पेपर्स रिसीव नहीं कर लिए। पपी भी धनुष की बात सुनकर सरप्राइज है। वो कहता है, नहीं यार, मुझे तो लगा था कि तुझे तेरे पेपर्स मिल गए हैं और इसीलिए तू इतना टेंशन में है। पपी ये कहकर चुप हो जाता है, क्योंकि जब से पपी के हाथ में उसके टेस्ट पेपर्स आए थे वो उनके ऊपर रेड मार्क्स देख देख कर उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि धनुष ने अपने एग्जाम पेपर्स देखे भी या नहीं। लेकिन जितना पपी धनुष के बारे में जानता था वो ये समझ गया था कि जरूर धनुष ने अपने एग्जाम रिजल्ट नहीं देखे होंगे, इसलिए पपी खुद भी धनुष के एग्जाम पेपर्स को लेकर टेंशन में आ गया था। अन्नू ने जब पपी और धनुष को ऐसे टेंशन में पेपर्स को ढूंढते हुए देखा तो वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा और उनसे कहने लगा, अरे वाह भाई वाह, मान गया तुम लोगों को। अभी कुछ देर पहले तो जिला टॉप करने की बात चल रही थी और अब देखो क्लास के सामने अपने टेस्ट पेपर भी दिखाने में शर्मा रही है। मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मुझे लगता है मेरी बात सच हो गई है, जरूर ही दोनों टेस्ट में अंडा मिला होगा। अन्नू की इस बात पर बाकी बच्चे भी उसके साथ हंसने लगे और धनुष के ऊपर कमेंट करते हुए कहने लगे, अबे यार, तूने आधे घंटे से ज्यादा किसी भी एग्जाम में पेपर नहीं किया है और तो और एग्जाम हॉल में से भी आधे घंटे में ही भाग गया था तू। बस तूने उसी आधे घंटे में पूरे स्कूल का ध्यान जरूर अपनी ओर खींच लिया था। अब सभी को पता चल चुका है कि हमारी क्लास में तेरा जैसा जीनियस भी पता है। उसकी बात खत्म होते ही दूसरा स्टूडेंट धनुष की ओर उंगली करके कहता है, पूरे स्कूल के सामने हाईलाइट होने के चक्कर में इसने अपनी मजाक बना ली है और अब देखो कैसे भोला बन रहा है। धनुष, तुझे सेक्शन ए में हुई अपनी बेइज्जती से शायद कोई सीख नहीं मिली और अब तू इस क्लास में भी अपनी मजाक उड़वाने आ गया है। सच में बहुत मोटी चमड़ी वाला इंसान है बे तू। वो सब अन्नू के ही दोस्त थे जो हमेशा अन्नू के चमचे बने उसके आगे पीछे घूमते रहते थे और सबके सब बारी बारी से धनुष के ऊपर ऐसे ही मजाक उड़ाने वाले कमेंट करते रहे। जिस हद तक वो लोग बुरा भला बोल बोल कर धनुष को नीचा दिखा सकते थे, उस हद तक वो धनुष के ऊपर लगातार कमेंट करते रहे। पपी भी काफी देर तक उनके इन कमेंट्स को सुनता रहा और कुछ देर बाद जब पपी का पारा बहुत हाई हो गया तो वो पूरी क्लास में जोर से धनुष से चिल्लाकर बोला, धनुष चल यहाँ से बाहर चलते हैं। पपी से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन धनुष उसकी बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही वन्हा अभी भी अपने टेस्ट पेपर्स ढूंढ रहा था। उसे उन लोगों की बातों का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। पपी ये देखकर फिर से धनुष को बाहर जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी एक आवाज ने सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, धनुष तुम जरा क्लास से बाहर आओ। इस आवाज को सुनते ही बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और सब हाथों में पेन और सामने बुक्स खोलकर पढ़ाई करने का नाटक करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर। आखिर क्या करेगा धनुष इतने सारे पैसे कमाने के लिए? क्या धनुष ने खुद ही अपने टेस्ट पेपर गायब कर दिए थे? कौन था वो जिसने धनुष को पूरी क्लास के सामने बाहर बात करने के लिए बुलाया था? जानने के लिए पढ़िए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी द इमॉर्टल वॉरियर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।